बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा आप देख रहे हैं। मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मेरे साथ हैं एक अदद कप के साथ खड़े हुए अशफाक के साथ। शुक्र है आपने कप के साथ कहा, कप के सहारे नहीं कहा। इस वक्त तो सहारा अच्छा, है। एक बात बताए, सच्ची बताएं, सवेरे तो सहारा ही होता है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, जब न्यूज एंकरिंग शुरू की थी ना, तो उस वक्त कॉन्फिडेंस के बड़े इश्यूज होते हैं ना। टीवी फेस करना इज नॉट एन इजी टास्क। कैमरा शाय होते हैं, उस वक्त कैमरा शाय होते हैं, तो उस वक्त फिर कोई लोग पेन पकड़ के बैठे होते हैं और पेन को दोनों हाथों से थाम के और अपने आप को सहारा दे रहे होते हैं। सिखाया जाता अच्छा है ना, होता है ना ऐसा सदा कि पेन आप पकड़ लें तो आपका सारा जो नर्वसनेस है ना वो आप पेन पे निकाल देते हैं। अच्छा, कई लोग कहते हैं, मैंने ये भी बैठे हुए देखा है कि आपके साथी एंकर होंगे, उनके एक टांग हिल रही होगी मुसलसल बैठे है ना। अच्छा, मेरे साथ क्या था, जब मैं फर्स्ट टाइम जब मैं कैमरे पे ऑन एयर हुई तो जाहिर है आपको भी तजस्सुस होता है ना, आप कैसे दिखेंगे। तो मैंने ये सोच रखा था अगर मेरा नाक ठीक आया ना तो दैट्स फाइन, फिर ठीक है। अगर यहाँ कोई गड़बड़ हुई तो फिर मुझे टेंशन हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर मुझे कभी स्ट्रेस नहीं है इस हवाले से, हालांकि मेरी नाक से जंगें लड़ी जा सकती हैं। तो सोचिए मतलब क्या क्या आपके माइंड में चल रहा होता है। लेकिन मैं कैमरा शायद कभी नहीं रही, मुझे कैमरे से कभी इशू नहीं रहा। जी जी। तो बस कैमरा आता है, आई एम जस्ट लाइक। वैसे मुझे बहुत सारे लोगों ने शुरू में कहा था आप तो ये फील्ड छोड़ दें। मैंने कहा क्यों, आप तो बोलती ही नहीं है। मैंने कहा देखना जब कैमरा ऑन होगा चुप नहीं होती। तो बहरहाल आज बहुत से अहम मामलात हैं, हमने थोड़ा अपना जाती तजर्बात बयान किए, लेकिन इससे हटके आज क्रिकेट मैच है। एक मैच अभी 10 बजे शुरू हो जाएगा, जो कि हमारा नहीं है। तो एक मैच होगा 1:30 बजे। हाँ जी, 2 मैचेस हैं आज। तो 1:30 बजे हमारा पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। और मुझे ये पता चला, अब इसको थोड़ा सा कंफर्म करना बाकी है, कि अक्रॉस द फॉर्मेट 6 मैचेस जो हैं वो भी करंट कैप्टन जो श्रीलंका के हैं उनकी कप्तानी में खेले गए वर्सेस पाकिस्तान, और उनमें से पाकिस्तान एक भी नहीं जीता। पाकिस्तान एक भी नहीं जीता या वो नहीं जीते? हम नहीं जीते, वो जीते। अच्छा जी, चले, लेकिन आज जीतेंगे। आज हम तारीख बना देंगे और उस तारीख बनाने के लिए सबसे पहले हमें करना होता है शामिल टॉप स्टोरीज को। क्रिकेट की आलमी जंग जारी। आज हैदराबाद दक्कन में पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें आमने सामने होंगी। हमारा टॉप ऑर्डर मुश्किलात का शिकार है, कौमी टीम के हेड कोच ने एतराफ कर दिया। भारत बाज ना आया। पाकिस्तानी आईसीसी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास के खिलाफ प्रोपेगेंडा, भारत मुखालिफ ट्वीट का इल्जाम, साइबर क्राइम में झूठी शिकायत दर्ज। ज़ैनब अब्बास ने भारत छोड़ दिया। हमास ने इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को तहस नहस कर दिया। ऑपरेशन तूफान उल अक्सा के तीसरे रोज मजीद 4,500 रॉकेट दाग दिए। हमलों में 100 फौजियों समेत 800 इसराइली मारे गए। तो आज हो रहा है 2 मैचेस का, जैसे हमने जिक्र किया। इंडिया में आईसीसी वर्ल्ड कप जारी है और एक चीज अशफाक हम देख रहे हैं कि जहां मैचेस भी खबरें बना रहे हैं, जैसे कि कल अभी मैं हेडलाइन पढ़ रही थी जी। हेडलाइन लगाने वालों को भी सोचना चाहिए। मैं किसी और की बात कर रही हूँ, की बात नहीं, मैं न्यूज़पेपर की बात कर रही हूँ। उन्होंने कहा जी कीवीज ने नेदरलैंड्स वालों पर अपनी धाक बिठा दी। बेचारे नेदरलैंड्स वाले, मतलब 322 का आपने पहाड़ रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कोई बड़ा मुकाबला करते हैं। उन्होंने इतने भी रन्स बना लिए, 200 को भी क्रॉस कर दिया, तो बड़ी बात है। बिकॉज दे आर एन एसोसिएट टीम और वो जाहिर है कि बड़ा एक मुकाबला करने के लिए आए थे, लेकिन उनको भी दिल में पता है, जहन में पता है कि हम वर्ल्ड कप जीत प्रोबेबली ना पाए। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ भी मैच जो है वो इतना आसान नहीं था पाकिस्तान के लिए। दे पुट अप अ फाइट एंड दे आर देयर टू फाइट। तो ये इस तरह के जो है वो, हम असल में ये जानवरों के पास से हमें निकल जाना चाहिए कि कीवीज ने पकड़ लिया, शाहीनों ने जकड़ लिया, फलाने ने ये कर लिया, नेवले ने ये नेवला कौन है बाय द वे? हु इज कोई आ जाएगी टीम। शुक्र करें कोई सांप नहीं है। सांप हमेशा जो है ना उसकी बड़ी नेगेटिव कॉनोटेशन। बस ऐसे ही है, तो क्या कर सकते हैं। आज 2 मैचेस खेले जाएंगे भाई, हम काम की बात पे आ जाते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? इंग्लैंड और बांग्लादेश की टीमें, जिस तरह से मैंने बताया था, सुबह 10:30 बजे टकराएंगी ऐसे। और फिर कौमी टीम और जो उसका मिशन है अभी भी वो ये है कि एशिया कप में इन्होंने हमें हराया था, श्रीलंकन ने छोड़ेंगे नहीं इनको। और फिर ये है कि इंशाल्लाह जो है वो हम ये मैच जीतने की कोशिश करेंगे। ओपनिंग जोड़ी जो है वो हमारी बड़ी, दैट्स अ प्रॉब्लम, ये हमेशा से रही है, बचपन से लेके अशफाक ये टाइम आ गया। ऐसा नहीं है, सईद अनवर, आमिर सुहेल, बीच में कहीं पे वो आपके बचपन, शाहिद आफरीदी और ये वो इस तरीके से बीच में कहीं ये थोड़े अच्छे फेजेस आए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम थ्रू आउट द क्रिकेटिंग ईयर जो हमने अभी देखा है, अपनी आंखों से होश संभाला है, उसमें हमने यही देखा है जी, टॉप ऑर्डर नाकाम हो गया,
एक खिलाड़ी आउट हुआ, फिर दूसरा कहा तू चल मैं आया। ये बड़ा मशहूर यहाँ पे जुमला है क्रिकेट को लेके। तो आई होप नहीं, लेकिन हमारी अच्छी पार्टनरशिप्स रही हैं, इमाम और फखर की अच्छी पार्टनरशिप्स रही हैं। इवन ये कि बाबर आजम जब करते रहे ओपन उस वक्त भी अच्छा रहा है, रिजवान के साथ अच्छा रहा है। लेकिन ये फखर जमान जाहिर है कि ही इज अ ब्रिलियंट बैटर। आप ये देखें सदफ अब्दुल जब्बार के पाकिस्तान की जानिब से डबल सेंचुरी करने वाले वाहिद प्लेयर हैं, और फिर उसके बाद मतलब बड़े जबरदस्त इन्होंने स्कोर किए। इनका I mean, he's a brilliant batter. I wish he performs well. I so wish कि he performs well for the Pakistan in this World Cup. चल, लेकिन वो जो बात हम एक और कर रहे हैं कि भारत में जहां पर हम देख रहे हैं कि मैच हो रहा है, सबकी नजरें मैचेस पर है कि कौन सी टीम क्या कर रही है, लेकिन वहां पे बहुत सारे तनाजे भी सामने आ रहे हैं, मिस मैनेजमेंट सामने आ रही है, वीजाज अभी तक इशू नहीं हुए। हमारी टीम की अगर हम बात करें तो एक दिन पहले आपने उन्हें वीजा जारी किया, और अभी ये बताया गया है कि जो पाकिस्तान से जो सहाफी हैं जिन्हें जाना था वहां पे, उनसे कहा गया आपने जो खिलाड़ियों से सवाल पूछने ना बिलखुसूस अपनी टीम से, वो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें तो वो सवाल हम पूछ लेंगे। ये कौन सा तरीका है? और वो फैंस जिन्होंने ऑलरेडी टिकट खरीद लिए हैं उनको भी वीजा नहीं दिए गए हैं। इसके अलावा जैनब का जैसे जिक्र है, जैनब अब्बास मशहूर मारूफ स्पोर्ट्स प्रेजेंटर, वो जिस तरीके से भारत से आई हैं, पहले कहा गया उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया, फिर आईसीसी का मौकिफ आया कि नहीं डिपोर्ट नहीं किया गया, पर्सनल रीजन की वजह से। लेकिन उनके लिए माहौल ऐसा क्रिएट किया गया जैनब के लिए। बेसिकली आप ये सोचिए कि एक तो ये कंफर्मेशन भी नहीं है कि वो ट्विटर अकाउंट, फिर दूसरा 7-8 साल पहले, आई मीन मतलब जैनब की तरफ से कोई वर्जन नहीं आया ना अभी इसका। जाहिर है वहां पर वर्जन थोड़ी होता है, वहां पर तो बस एक आपने बेसिकली उनसे बर्दाश्त क्या नहीं हुआ कि एक लड़की जो कि इतना सक्सेसफुल है, उसका ताल्लुक पाकिस्तान से है और वो यहाँ पर आ रही है, जबकि हमने दूसरे किसी पाकिस्तानी को नहीं आने दिया। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि हमारी टीम को जो उन्होंने तकनीक का नाच नचाया था कि बिल्कुल आखिर में जाके वीजे दिया, वरना बैद नहीं थी कि हो सकता है कहते कि जी पाकिस्तानी टीम के बगैर ही आप वर्ल्ड कप के मैचेस करा लें। तो बहरहाल आई थिंक जैनब का ये डिसीजन अगर पर्सनल भी था तो ठीक था, क्योंकि वहां पे इतना हरास कर दिया जाता है, इतना मुश्किलात जगह जगह आपको खतरा, भाई इंतहा पसंद लोग, कानूनी कार्रवाई का इनके खिलाफ आगाज कर दिया था। कानूनी कार्रवाई से हटके जगह जगह आप यू नेवर नो विद द पीपल ओवर देयर, बिकॉज अच्छे लोग भी हैं लेकिन यहाँ पर इंतहा पसंदी का भी एक फैक्टर मौजूद है। तो शायद हाशमी साहब नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल हमारे साथ मौजूद हैं। शायद भाई हम ये बेसिकली जैनब अब्बास वाला मामला डिस्कस कर रहे थे, और उसके अंदर मैं ये बात कर रहा था कि देखिए जब आप काम करने जाते हैं और खासतौर पर इतने बड़े इवेंट में, तो हर किसी की ख्वाहिश होती है और आप काम भी करते हैं, एंजॉय भी करते हैं, साइट सीइंग भी करते हैं, लेकिन जिस तरह का वहां पर माहौल क्रिएट किया गया, और आपको पता है कि वहां पर ये इंतहा पसंद एलिमेंट कितना ज्यादा फ्लरिश करता है और कितना वो किसी की भी जान को खतरा हो सकता है। पाकिस्तान टुवर्ड हेट्रेड टुवर्ड्स पाकिस्तान बहुत ज्यादा है, उसको प्रोवोक किया जाता है। वाज दैट द रीजन दैट शी लेफ्ट फॉर पाकिस्तान? बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अभी हमें इतनी डिटेल नहीं पता, तो हम ज्यादातर बातें एजम्पशन पे और जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसके ऊपर ही कर रहे हैं। लेकिन जो मुझे पता चला है कि उनकी फैमिली ने उनको एडवाइस किया कि आप यहाँ से आप निकल आए और आप यहाँ ना रुके। जिस तरह उनके खिलाफ एक कैंपेन बनाई गई, बड़ी रिस्पेक्टफुल, बड़ी अच्छी, बड़ी प्यारी लड़की है, पाकिस्तान की एम्बेसडर है, अपने बड़ों की बड़ी अच्छी इज्जत करती है। पाकिस्तान के पहले कप्तान अब्दुल हफीज कारदार के बेटे की बहू है वो, यानी बेटे की बहू शाहिद कारदार साहब जो वर्ल्ड बैंक में स्टेट बैंक के भी गवर्नर रहे, उनकी बहू है वो। और अंदलीब अब्बास की बेटी है वो, बहुत अच्छी रिस्पेक्टफुल है। उसके साथ जो भी हुआ वो पाकिस्तान की एम्बेसडर थी एक तरह से, और 2019 से तमाम आईसीसी के इवेंट्स करती है, बड़ी नॉलेजेबल है। बहुत बुरा हो। और बल्कि शायद साहब इससे पहले भी शी इज बीन माय कोलीग, हम साथ भी काम कर चुके हैं, तो ये एक एक्सपीरियंस रहा है। शी इज बीन अ वंडरफुल बीइंग। तो एक चक्कर ये है कि और खास तौर पर इंसान जो है ना, बाज लोग अपनी जब तरक्की करते हैं तो अपने आप को भूल जाते हैं कि वो दर हकीकत क्या है, बट शी इज नॉट वन ऑफ देम। तो मुझे बड़ा हैरत हुई कि इस तरह के वाक़े और इस तरह का सलूक उसके साथ करना। बल्कि विमेन एम्पावरमेंट को तो इंडिया को तो सपोर्ट करना चाहिए कि एक लड़की इतनी स्ट्रगल करके इतना माशाल्लाह ऊपर मकाम पे पहुंची है, बट इट्स अदरवाइज ओवर देयर। लेकिन हमसे कोई खास ही मोहब्बत है ना शाहिद साहब, वीजा भी नहीं दे रहा है, फिर जैनब वाला वाकया, एवरीथिंग रिगार्डिंग पाकिस्तानी टीम। तो हमारी टीम भी काफी ज्यादा सारी सूरत हाल में साइकोलॉजिकली डील कर रही होगी सिचुएशन को। इस आलमी कप में अब तक बहुत ही बुरा हुआ है, टीम के साथ भी, सहाफियों के साथ भी, फैंस के साथ भी। आप अगर यूएसए से अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप यूएसए के सिटीजन हैं, लेकिन आप पाकिस्तान के पासपोर्ट पे अप्लाई करें, पाकिस्तानियों के लिए कोई वीजा नहीं है। अगर आप यूएसए में बॉर्न हुए हैं, आप यूएसए के सिटीजन हैं, लेकिन आपके आबा अजदाद पाकिस्तान में पैदा हुए या उनका किसी भी तरह ताल्लुक है पाकिस्तान से, तो आप पाकिस्तानी पासपोर्ट बनवाएं। मेरे बहुत सारे हमारे ARY के
व्यूअर्स हैं उन्होंने बड़े फोन किए, बड़ी ईमेलें की, बड़े व्हाट्सएप किए कि शाहिद भाई इस तरह से हो रहा है, लेकिन मजबूरी है, ना इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कुछ कर सकती है और ना ही कोई ऐसा इदारा है। वैसे कहा यह जाता है कि किसी भी मुल्क का ये राइट होता है कि वो किसी को वीजा दे या ना दे, लेकिन वर्ल्ड कप की बात है, वर्ल्ड कप में ये तो थोड़ा सा का इवेंट है ना शाहिद साहब, आईसीसी का इवेंट है, दे हैव टू मेक आईसीसी तो एक ऐसी बॉडी है जो बगैर दांत के है। उन्होंने 3 लाइन का एक व्हाट्सएप मैसेज बना रखा है, सबको वही कर देते हैं, वी आर इन कोऑर्डिनेशन विद द होस्ट कंट्री एंड ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू अकोमोडेट ऑल जर्नलिस्ट एंड फैंस ऑफ पाकिस्तान, अकोमोडेट इन देयर ओन रिस्पेक्टिव कंट्रीज, नॉट इन इंडिया। हाँ। अच्छा, अब आप व्हाट्सएप के थ्रू अपने सवाल भेजेंगे शायद साहब, यही होगा? वीजा तो लगा नहीं। मैं तो कभी नहीं भेजूंगा, ना ही मैं अपने कोलीग्स को कहूंगा कि वो कभी भेजें, इसलिए कि जब हम वहां जाने के अहल नहीं है तो और हम वहां एक्रीडेशन के बावजूद, सारी हर चीज के बावजूद अगर हम वहां नहीं जा सकते तो हम जूम पे भी नहीं शायद वैसे मुझे एक बात बताएं, ये इतना बड़ा ट्रबलिंग, इतना बड़ा इवेंट और खासतौर पर आईपीएल के बाद मुझे लगता था कि इंडियंस को एक बड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए कि मैचेस कैसे कंडक्ट कराने, सीट्स की जो सिचुएशन, ग्राउंड्स की जो सिचुएशन, इवन ये है कि जिस तरह से लोगों का इंडिया के मैच में भी हाउसफुल ना होना, यानी कि 38,000 की कैपेसिटी है तो 33,000 लोग आ रहे हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच में, और बाकी मैचेस में जो सूरत हाल होगी वो अपनी जगह, प्लस बाउंड्री रोप्स पे मैं वो देख रहा था कि वो मैच पाकिस्तान का जिसमें था, आप अंदाजा कीजिए कि वो पूरे मैच में वो कहाँ पर निशान कहाँ बना हुआ है, बाउंड्री कहाँ पर, ये छोटी छोटी चीजें जो हैं ये बड़ी मैटर करती हैं। तो ये इतना फेलियर क्यों देखा जा रहा है इंडिया के उस एंड पे? बड़ी लैकिंग है ये। इंडिया के पास 50 ओडीआई वेन्यूज है, 50 बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन वही पॉलिटिकल बेसिस पे अक्सर ऐसा होता है कि मैचेस दिए जाते हैं कि अहमदाबाद में ओपनिंग मैच आपको अगर करवाना था तो वो इंडिया का करवाना था, ताकि इंडिया के हवाले से सारे इंडियंस इंडिया का मैच देखने ज्यादा पसंद करते हैं। तो आप पहला मैच इंडिया और इंग्लैंड का करवा देते, इंडिया और न्यूजीलैंड का करवा देते तो वो तकरीबन पैक हो जाता है अहमदाबाद। वहां 2 ऐसी टीमों का, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का मैच करवाना, इसीलिए वहां क्राउड नहीं आया। फिर धर्मशाला, वहां के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर, उनका आबाई शहर है। अभी फरवरी में धर्मशाला को अनफिट वेन्यू करार देकर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का टेस्ट मैच वहां से निकालकर इंदौर करवा दिया गया था। तो फरवरी से अक्टूबर तक इतना वक्त था, वर्ल्ड कप था, आप उसकी आउटफील्ड अच्छी कर लेते। और ये ऐसा नहीं है कि इंडिया के पास रिसोर्सेज नहीं है, बेपनाह रिसोर्सेज हैं, लेकिन जहां बहुत ज्यादा पैसा होता है, जहां बहुत ज्यादा अफराधी कुव्वत होती है, वहां रिलैक्सेशन आ जाती है कि तुसी कर लो जी, तुसी कर लो जी, तुसी ठीक कर दो, इस तरह करके वो मामला खराब हो जाए। शायद साहब जरा आ जाते हैं, हमारे आज का मैच है श्रीलंका से, तो हमारा रिकॉर्ड क्या कहता है वर्सेस श्रीलंका? दूसरे जो ओपनिंग हमारी पेयर है उसके हवाले से तो कोच ने भी जरा खदशात का इजहार कर दिया, तो आप कितने पुरुमीद है वैसे आज? मैं बल्कि इसमें ऐड थोड़ा सा करूंगा, मैं सदफ को भी बता रहा था कि मुझे पता लगा है कि अक्रॉस फॉर्मेट्स ये जो श्रीलंकन कैप्टन हैं, इनकी सरबराही में पाकिस्तान के साथ जो 6 मैचेस हुए हैं उनमें पाकिस्तान नहीं जीत पाया। एम आई रॉन्ग सर? बिल्कुल ऐसे ही है। दासिन शनाका जब से आए, एशिया कप में हम जो T20 का फॉर्मेट था उसमें हार गए थे, और अभी एशिया कप में भी हम हार गए। लेकिन ये रिकॉर्ड सारे होते हैं बदलने के लिए, टूटने के लिए। तो पाकिस्तान की टीम नेदरलैंड से अच्छा मैच जीती है, वो कंप्लीट परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन अच्छा मैच जीती है, और जीत से बड़ा हौसला बढ़ता है। साउथ अफ्रीका से श्रीलंका हारी है, उनका हौसला इतना बुलंद नहीं होगा जितना पाकिस्तान का है। और टॉप ऑर्डर की जहां बात है, वाकई टॉप ऑर्डर स्ट्रगल कर रहा है। इस साल 16 वनडे में सिर्फ एक ही 100 पार्टनरशिप हुई है, 2 50 की पार्टनरशिप हुई है, और सबसे बेस्ट जो इन दिनों में एशिया कप में हुई वो 35 रन की पार्टनरशिप थी। लेकिन मेरी खबर ये है कि आज फखर को रेस्ट करवाया जाएगा, अब्दुल्ला शफीक उनकी जगह खेलेंगे, इसलिए भी कि अब्दुल्ला शफीक ने एशिया कप के मैच में श्रीलंका के खिलाफ 50 किया था। थोड़ा राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन होगा, अल्लाह करे कि पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी अच्छा बड़ा स्कोर करे, ताकि एक बुनियाद बड़ी बुनियाद मजबूत, क्योंकि जो साउथ अफ्रीका ने उनको हराया भी था उसमें भी विकेट गिरने के बावजूद उन्होंने 300 से ऊपर बना लिए थे, और साउथ अफ्रीका की बॉलिंग बड़ी तगड़ी बॉलिंग है, तो दैट मीन्स अ लॉट। तो लेट्स सी। यंग टीम है और यंगस्टर्स में बड़ा हौसला होता है, बड़ा कॉन्फिडेंस होता है, और 1-2 साल में वो टॉप टीम बन जाएगी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच शाहिद हाशमी साहब, नुमाइंदा खुसूसी पर KL, वी ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड।
अच्छा क्या जी होता है जी, अब मैच में दुआएं सब करें। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं और मैच से रिलेटेड बातें करते हैं, कुछ ऐसी इवेंट से रिलेटेड, नॉट मैच से रिलेटेड। थैंक यू सो मच फॉर करेक्टिंग मी। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम को भारतीय खाने में जो थाली जिसे कहते हैं ना, थाली जिसमें सारे खाने होते थाली हैं, जो होती है, हाँ जी, वो बड़ी पसंद आ गई है। तो उन्होंने उसे फेवरेट डिश अपनी बताया है। कीवी कप्तान जो है उनके फेवरेट प्लेयर हैं, यानी केन विलियमसन, और शाहरुख खान जो कि किंग खान कहलाते हैं, वो उनके फेवरेट खिलाड़ी हैं। तो पाकिस्तान, इंग्लैंड और श्रीलंकन कप्तानों की दिलचस्प जो वीडियो है ये सामने आई है, जरा देखते हैं क्या बातें कर रहे हैं। कितनी मासूमियत है ना बाबर आजम में, उन्हें पता भी नहीं था क्या मतलब बाबर, मतलब होता है ना किसी चीज का ना पता हो, लेकिन वो कॉन्फिडेंटली उन्होंने उससे पूछ भी लिया कि भाई वो था क्या। तो ये है कि बड़ी मासूमियत और सादा लोही मुझे बड़ी अच्छी लगती है बाबर आजम की। चले कोई बात नहीं, बाकी खिलाड़ी नंबर 1 बैटर माशाल्लाह। वो भी थाली को ही पसंद कर रहे थे। आई थिंक थाली इज द ओनली इंडियन आइटम जो सबको पसंद आया, क्योंकि उसमें बहुत सारी डिशेज। अच्छा, वो बिरयानी नहीं पसंद होती है? बिरयानी मैंने शाहिद साहब से, वो वसीम अकरम साहब कह रहे थे, हमारे जो प्लेयर हैं बड़े जबरदस्त लेजेंड प्लेयर, उन्होंने कहा देखें हैदराबाद की बिरयानी की बहुत बात हो रही है, मैंने खाई भी है, लेकिन जो कराची की बिरयानी है ना, उसका दुनिया में कहीं कोई मुकाबला नहीं। तो बस अब मोहर जब्त हो गई कराची की बिरयानी। क्या बात है जी, क्या बात है। अब क्या है जी? अब क्या है जी? कीवी कल के मैच की जो हम पहले बात कर रहे थे, धाक बिठा दी न्यूजीलैंड पे, धाक बिठा दी न्यूजीलैंड ने। माना कि जी अच्छा खेला, लेकिन मतलब फिर भी बेचारों पर रहम कर दो, खेलने आए वो भी। तो क्या हुआ जी, आसानी से 99 रन से शिकस्त दे दी है न्यूजीलैंड ने और मजीद 2 पॉइंट्स हासिल कर लिए। तो पहले बैटिंग करके 322 रन बनाए न्यूजीलैंड ने, और इसी तरीके से फिर जब आगे मैच बढ़ा तो फिर आप देखें। और कल जो उनके जो बॉलर हैं मिचेल सैंटर ने 5 विकेटें हासिल की हैं, तो उन्होंने ये रिकॉर्ड बना लिया है जी अपने नाम। शाहिद हाशमी साहब से जो मैं बात कर रहा था इससे पहले, वो यही थी कि इतने बड़े आपका BCCI इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बोर्ड्स आउट देयर। ICC में बिग 3 में वो शामिल, रेवेन्यू जितना जनरेट करते हैं, IPL उनका, सारी चीजें उनकी, लेकिन जो अरेंजमेंट्स हैं वो बिल्कुल नाकिस। वैसे ही हुआ ये जो धर्मशाला की आउटफील्ड पर इंग्लिश कप्तान जोस बटलर की जानिब से जो रिएक्शन दिया गया, वो ज़ाहिर है कि खुश नहीं नजर आए। फिर उसके बाद जोनाथन ट्रॉट ने भी इंग्लैंड को इस हवाले से खबरदार किया था। जोस बटलर ने क्या कहा, आपको दिखाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आपके साथ एक खबर शेयर कर लेते हैं। वो ये है कि सिंध हाई कोर्ट ने MQM के सेक्टर इंचार्ज रईस को SP शाह मोहम्मद और दीगर के कत्ल के इल्जाम से बरी कर दिया है। मुकदमे में नामजद 2 मुल्जिमान एजाज कादरी, आसिफ इकबाल पहले ही बरी हो चुके हैं। मुल्जिमान पर 2012 में फायरिंग करके SP शाह मोहम्मद और डॉक्टर दिलशाद को कत्ल करने का इल्जाम था। तो ये खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि सिंध हाई कोर्ट ने MQM के सेक्टर इंचार्ज रईस को SP शाह मोहम्मद और दीगर के कत्ल के इल्जाम से बरी कर दिया है। अच्छा जी, आलमी बैंक के हवाले से आपको बताएं कि उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान में कर्जे खतरनाक हद तक पहुंच रहे हैं, और साथ ही साथ कर्जों का बोझ कम करने के लिए आमदन बढ़ाना होगी। ये ज़ाहिर बेसिक सी एक चीज़ है कि अखराजात कम करने होंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पाकिस्तान 737 अरब रुपए के टैक्स गुंजाइश से कम जमा कर रहा है, ये भी बताया उन्होंने। और अच्छा। टैक्सों में छूट कम करने की शदीद ज़रूरत है, यानी कि अभी टैक्सों में छूट है, न जाने किसको है। फिर टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए टैक्स इस्लाहात पर तवज्जो दी जाए। रिटेल सेक्टर से सेल्स टैक्स गुंजाइश के मुताबिक वसूल किया जाना चाहिए, दैट इज गुड। रिटेल सेक्टर 402 अरब रुपए कम टैक्स दे रहा है। ज़रूरी आमदन पर सूबे टैक्स की वसूली बेहतर बनाएं, ये भी बताया गया है आलमी बैंक की जानिब से। और प्रॉपर्टी सेक्टर में टैक्स वसूली के लिए इस्लाहात पर जोर दिया गया है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बातें जो आखिर में की हैं, जो बताया भी है कि भाई क्या क्या करना है। ज़राई सेक्टर पे, रिटेल सेक्टर पे, फिर सैलरीड क्लास सबसे ज्यादा टैक्स दे रहा है। इन तमाम जो सेक्टर बताए अशफाक ने उनसे ज्यादा, तो इनको टैक्स नेट में लाना भी जरूरी है, वरना तो बोझ तो आवाम ही उठा रहे हैं, आम आवाम जिनकी जिंदगी में पहले इतनी मुश्किलात हैं। चलें जी, एक वक्फा लेते हैं। अच्छा जी, अब जो सूरत हाल है वो फ़लस्तीन की, उसका तज़किरा कर लेते हैं। गज़ा की जो सूरत हाल है उसकी बात कर लेते हैं। अब मैं ये सोचता हूँ कि जो हमास की जानिब से इक़दाम उठाया गया, उसके बाद गज़ा के साथ जो सलूक रवा जा रहा है, पानी, खुराक, फ्यूल, हर चीज़ वहाँ पर बंद कर दी गई उठा रही है। दूसरी तरफ हमास है जो कि अपनी जंग लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दे डू नॉट रिप्रेजेंट द पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट, लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं जो इंटरनेशनल कम्युनिटी का रिएक्शन है वो उनको इक्वेट करके देख रहे हैं कि देखें जी, अगर हमास ने ये किया तो हमारा ये बनता है, हमारा रिएक्शन बनता है। लेकिन आप
सिविलियंस पे इस तरीके का पानी, खाना और जिंदगी और एक और चीज सदफ ये है कि आप ये सोच कि क्या इसराइल की जो बेईमाना हरकतें रही हैं गुज़िश्ता कई दहाइयों से, लोगों को मारा जाता रहा है, क्रॉस फायर में लोगों को मारा जाता रहा है, मासूम बच्चों को मारा जाता रहा है, क्या उसके ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट कभी बरतानिया की जानिब से, कभी जर्मनी की जानिब से, कभी अमेरिका की जानिब से, ये क्या इन मुल्कों की जानिब से, कभी इतनी यूरोपीय यूनियन की जानिब से, फ्रांस की जानिब से कभी इस तरह से आवाज उठाई गई है? तो बहरहाल इस लेकिन हम जरा तीसरे रोज का जरा हाल बता दें, जिसे ऑपरेशन कहा जा रहा है। तूफान अल-अक्सा के तीसरे रोज भी इसराइल पर हजारों मिसाइल हमास की तरफ से बरसा दिए गए हैं और गजा के करीब कई इलाकों पर ताहाल हमास का कंट्रोल बरकरार है। अब ये जो है एक बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर भी कहा जा रहा है। इसमें बड़े परेशान है इसराइली गवर्नमेंट कि ये सब हो कैसे गया है। तो ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है कि इसका अंजाम क्या होगा। ये शुरू तो हो गया है और सबको ये डर है कि ये मामला मजीद ज्यादा गंभीर हो सकता है। और आपको मैं बताऊं कि ऐसे जंग ज़्यादा, मैं ये कहता हूं अल्लाह ताला जाहिर है कि रहम फरमाए, लेकिन जंग में ख़वातीन, बच्चों, मासूम बच्चों, बुजुर्गों, इनके ऊपर रहम करना चाहिए। लेकिन जाहिर है कि जब बम ये गिराते हैं और रिहायशी इलाकों में जब गिराते हैं तो उसके नतीजे में क्या तबाहकारियाँ होती है। इवन ये कि अक़वाम मुत्तहिदा के दफातर को भी निशाना बनाया जाता है, उनके रेफ्यूजी कैंप्स को भी। रिहायशी इमारत पर जब बमबारी हुई तो उससे एक मासूम बच्ची अपनी जान से चली गई। ये बताना भी मुहाल है क्योंकि ये बच्चे फूल से होते हैं और आप अपने बच्चों से कितनी मोहब्बत करते हैं, जो लोग हैं उनके लिए देखना बेहद मुहाल है। ये मंजर किस तरह से वो बाप फरियादें कर रहे हैं। तो ये मंजर हम सालों से, दहाइयों से ये मंजर देखते आ रहे हैं और हमें फ़लस्तीनियों की ऐसे ही फरियादें सुनाई देती हैं। अब हमारे साथ सारी सूरत हाल पर कि हो क्या रहा है और किस तरीके से ये सिचुएशन आगे बढ़ रही है, इससे बात करने के लिए मौजूद है अरब जर्नलिस्ट अब्दुल रहमान मतर साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रहमान साहब। सर ज़रा हमें बताइएगा इस वक्त सिचुएशन क्या है? 3-4 दिन गुजर गए हैं, कितना नुकसान हुआ है और जो रिएक्शन आया है इसराइल की तरफ से, ज्यादा नुकसान इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक सिविलियंस का इसमें ज़ाहिर हो रहा है, लेकिन आप क्या समझते हैं हमास ने जो अटैक किया है इतना पावरफुल है कि वाकई वो परेशान है इसराइली गवर्नमेंट की, ये हो क्या रहा है? जी बिल्कुल सदफ, जो हमास फाइटर्स, फ्रीडम फाइटर्स जो उन्होंने 7 तारीख ये हमला स्टार्ट किया गया, ये इजराइल के लिए और बल्कि इनकी जो सपोर्टर्स हैं अमेरिका, यूरोप, इनके लिए बहुत बड़ा हैरानकुल वाले जो चीज़ है, अटैक है। क्योंकि पिछला 75 साल से 1948 से जब ये इशू स्टार्ट हुआ, जब यहूदियों ने फ़लस्तीन पर कब्जा किया और उन्होंने नाम बदल किया, इजराइल का नाम दिया गया, जी। उस दिन से अभी तक इतना बड़ा शिकस्त इजराइल आर्मी को मिला नहीं है जितना उसको इन दिनों में उसको मिला। इनकी इंटेलिजेंस, इनके मिलिट्री, इनकी टेक्नोलॉजी सब फेल हो गया। 1000 फ्रीडम फाइटर्स है हमास का, 1000 है। उन्होंने 30 फुट बुलंद वाला दीवार जो उन्होंने गजा के हर तरफ लगा दिया, उन्होंने इसमें सुराख कर दिया, इसके अंदर से चला गया। इजराइल का 7 मिलिट्री पोस्ट्स पे उन्होंने अटैक किया। उन्होंने वहां पर सोल्जर्स को कत्ल किया, जख्मी किया और कुछ सोल्जर्स को कैदी की शक्ल में गजा को वापस लेके आया। इसके रिस्पॉन्स में गजा, इजराइल गजा के रिहायशी इलाकों में, जैसे अभी आपने खुद देखा वीडियोस में, वो बमबारी कर रहा है और इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से इजराइल को सपोर्ट। अब्दुल रहमान साहब, मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं। ये जो वाकया हुआ है, बिलाशुबा आयरन डोम से लेके डेविड स्लिंग से लेके उनका काउंटर ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क सब कुछ फेल हुआ। लेकिन जब इतने हमले की इतने बड़े पैमाने पर प्लानिंग की गई, तो ये प्लानिंग जो है हमास की जानिब से काफी महीनों से की जा रही होगी। उस प्लानिंग में ना सिर्फ ये कि हमला करना, लोगों को वहां पर मारना, यरगमाल बनाना, वापस आना, बल्कि ये भी रिएक्शन का भी पता होना कि आलमी बरादरी का रिएक्शन क्या हो सकता है, इस पर इसराइल का रिएक्शन क्या हो सकता है। जाहिर है वो तो बर्बरियत दिखाएंगे आम लोगों पे गोलाबारी करके। तो ये कंटिजेंसी कोई प्लान है हमास के पास इसके हवाले से या था? इशफाक भाई, 72 साल से 82 करारदाद पास हुआ नेशनल वो सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशन से, एक के ऊपर भी अमल नहीं हुआ।
ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो 82 करारदाद है जो फलस्तीनियों के हक में है, एक को इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इतना जुल्म है, इतना जुल्म हो रहा है पिछले 75 साल से। बैतुल मक़दिस क़िबला अव्वल मुसलमानों का, रोजाना यहूदियों उसको इसके अंदर जाता और इसके अंदर तौहीन करता और इसके अंदर, तो क्या रिएक्शन नहीं होगा? और मैं आपको बता रहा हूं, ये तो कुछ महीनों की तैयारियां नहीं है। ये जो हमला उन्होंने किया गया, लगता ये है ये काफी सालों से तैयारियां कर रहा है। उन्होंने इतना बड़ा, बहुत बड़ा, कम और लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ उन्होंने फिर भी इतना बड़ा कामयाबी कर सका। इसकी इम्प्लीमेंटेशन अभी बहुत ज्यादा होगा। अभी इस कुछ लोग ये समझते हैं ये जो हो रहा है इस वक्त पिछले 3 दिन से, हो सकता है इसके मशरिक वस्ता का नक्शा भी बदल हो जाए। अच्छा, वो कैसे? डेफिनेटली जब अमेरिका अभी वॉरशिप उन्होंने मूव किया गया और उन्होंने 8 बिलियन USD डॉलर्स को उन्होंने ब्लेज किया फॉर इजराइल, जस्ट टू सपोर्ट इजराइल इन दिस टाइम फॉर दिस अटैक। तो इसका क्या मतलब है? जब ये आपके सामने, आपके चैनल पे खुद लिखा हुआ, सऊदी का वली अहद राब्ता कर रहा, उर्दून वाला किंग मिस्र सदर से राब्ता कर रहा, कतर भी इन्वॉल्व कर रहा, ईच एंड एवरीवन सब परेशान है। सऊदीया का जो रिएक्शन आया वो अब उस सपोर्ट से जो एक नॉर्मलाइज करना चाह रहे थे अपने इसराइल से ताल्लुकात को, वो उससे पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। आप पहले उसके बारे में बताइएगा, आपके ख्याल में कितना सिग्निफिकेंट है? दूसरे, दोहा में कतर ने सालिसी की पेशकश की है, क्या इस सारी सूरत हाल में सीज फायर हो सकता है? हो सकता, लेकिन एक चीज को बता, फलस्तीनियों को एक चीज को बता है, ये जो जितने पीस एग्रीमेंट्स हुआ इजराइल और अरब के साथ हैं, 1981 में मिस्र के साथ कैंप डेविड पीस एग्रीमेंट साइन किया, 1994 है उर्दू के साथ पीस एग्रीमेंट साइन किया गया, 2020 है, आज से 3 साल पहले उन्होंने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, सूडान, काफी मुल्कों से भी पीस एग्रीमेंट। अभी जो नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात हो रहा है, ये सबको दोबारा सोचना चाहिए। भाई ये कैसा मुमकिन है ऐसे दुश्मन के साथ है जो आपका मुकद्दस जमीन है, जो आपका क़िबला अव्वल को तौहीन कर रहा है, हाउ कैन आप इनके साथ किस तरह आप? अच्छा, अब मुझे एक चीज ये बताइए, बट आई वांट हिम टू रिस्पॉन्ड टू दैट सऊदीया नॉर्मलाइजेशन रिलेशन। आप समझते हैं कि ये प्रेशर डालेगा इसराइल पे किसी तरह? सदफ, ये सबके लिए पैगाम है, ये जो हो रहा है ये सबके लिए पैगाम है। उन्होंने नजरसानी करना, सोचना पड़ेगा भाई मैं किस तरह, हाउ कम, मतलब कौन एक्सेप्ट करेगा अरब दुनिया में या मुस्लिम उम्मा में, कौन एक्सेप्ट करेगा इन यहूदियों के साथ, इन इजराइलियों के साथ पीस एग्रीमेंट या नॉर्मलाइजेशन करे? और ये लोग आपके सामने इतना बच्चों और इतना खवातीन और इतना मासूम रिहायशी इलाकों में बमबारी कर रहा है। अच्छा अब्दुल रहमान साहब, अब आप ये पॉइंट आपका आ गया। मैं बेसिकली इस वक्त जानना चाह रहा हूं कि जाहिर है कोई भी वाकया होता है तो उसके लिए यूनिटी इज द की। कश्मीर का मामला, आप करारदादों का आप तस्करा कर रहे थे, तो जाहिर है फलस्तीन का मामला भी हमारे दिल के करीब है और कश्मीर बिल्कुल ही हमारे करीब है, तो वहां पर भी जो करारदाद है उनके ऊपर अमल कुछ नहीं हुआ। लेकिन यूनिटी की मैं जब बात करता हूं उसमें माली मुफादात, मुआशी मुफादात अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्कों के वो आड़े आ जाते हैं। अभी क्या अरब दुनिया में आप इस मामले को लेकर या मुस्लिम दुनिया में क्या डिवाइड देख रहे हैं कि वो किसी एक पेज पर नहीं है? क्योंकि जो दूसरी साइड है उस जानिब से तो मौक़िफ़ आ गया, अमरीका, बरतानिया, जर्मनी एटसेट्रा एटसेट्रा सबकी जानिब से दे दिया गया कि ये टेररिज्म है। यूके, जो आपको पता है कि सोनिक साहब का भी बयान है, हमारा क्या एक मुत्तफ़िका कोई लायामल हो सकता है इस पे, या कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आया हमारी तरफ से मुस्लिम दुनिया की जानिब? होना चाहिए। ये सबको मालूम है, हम तो ऑलरेडी डिवाइडेड हैं और ये तो सब ऑलरेडी ये यूनाइटेड है, यूनाइटेड नेशन, यूरोप, सब इजराइल को, बल्कि रशिया भी है इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। ये तो सबको मालूम है। ये हमारे लिए सबक है एज अ मुस्लिम्स, एज एन अरब। हमारा कश्मीरी भाई के लिए भी सबक है। भाई देखो, यूनाइटेड नेशन से, इंटरनेशनल कम्युनिटी से आपको कुछ भी नहीं मिला, मिलेगा भी कुछ भी नहीं है। बेहतर ये है आप अपने आप को खुद तक़वियत करें और अपने आपका जो केस है ना, अगर आप उसको मानते हैं ये आपका केस है, ये आपका हक है, आप इसके लिए आप जिद्दोजहद कर ले। क्योंकि इशू इंटरेस्ट का इशू नहीं है, इशू ये है आपका जो प्रिंसिपल है। आपका प्रिंसिपल क्या है? आपका प्रिंसिपल ये है, आपके बिलीव क्या है? ये भाई ये मकबूजा जमीन है,
ये मेरा जमीन है, मैं उसको जिद्दोजहद करूंगा इसको लिबरेट करने के लिए। अगर मेरा ये अकीदा है, अगर मेरा ये प्रिंसिपल है, तो व्हाटएवर इंटरेस्ट है, देखो इंटरेस्ट तो मिल रहा है, लेकिन इंटरेस्ट आपको इशू सॉल्व नहीं करेगा। लेकिन और ये आपके सामने यूनिटी से हमारी मुराद ये है कि इतने यूनाइटेड हो जाएं कि आप इतना प्रेशर डालें इसराइल पे कि वो डायलॉग की तरफ तो आए, वो टेबल पर तो बैठे, बजाय इसके कि इस तरीके से वायलेंट एक्ट करे और सिविलियंस को निशाना बनाए। सदफ टॉक्स बहुत ज्यादा हुआ इजराइल के साथ, पीस एग्रीमेंट्स भी साइन हुआ, उन्होंने रिस्पेक्ट कभी नहीं किया। बाय द वे, ये मैं आपको बता रहा हूं, ये तो नया बात नहीं है। इजराइल का जो 75 साल का हिस्ट्री आपके सामने है। मैं आपको बता रहा हूं, उन्होंने मिस्र के साथ पीस एग्रीमेंट साइन किया गया, उर्दू के साथ। मुझे चलिए एक बात बताएं कि इस वक्त आपकी नजर में सोल्यूशन क्या है, और ये जो हमास अभी भी हमले चल रहे हैं, इनकी सस्टेनेबिलिटी क्या है? व्हाटएवर इशफाक भाई, व्हाटएवर, देखो उन्होंने कामयाबी तो किया जी, लेकिन अगर रिएक्शन में इजराइल का रिएक्शन और अमेरिका की सपोर्ट के साथ है, उन्होंने 23 लाख आवाम गजा में कत्ल किया गया और गजा को बिल्कुल मस्मार किया गया, जो उनकी बाय द वे जो उनकी टोटल एरिया 362 स्क्वायर किलोमीटर है। 365 स्क्वायर। अगर उन्होंने बिल्कुल मस्मार किया गया, व्हाटएवर, नो प्रॉब्लम। इशू ये है, हमने और फलस्तीनियों ने और हमास वाले लोग ने, उन्होंने अपना नुक्ता नजर को पेश किया गया, इसके लिए उन्होंने जिद्दोजहद किया गया और उन्होंने इजराइल का आर्मी का इमेज वो डिस्ट्रॉय हो गया। कम से कम अरब दुनिया में और मुस्लिम उम्मा में जो इजराइल का आर्मी का इमेज है, लेकिन आप ये जो तस्करा कर रहे हैं, 365 स्क्वायर किलोमीटर का कर रहे हैं, लेकिन पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की जहां पर गवर्नमेंट है गुर्बे उर्दन में, वहां पर से कोई वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त? वो भी काम कर रहा है, वो भी काम कर रहा है, वो अपने महाज, अपना डिप्लोमेटिक, अपना पॉलिटिकल महाज भी काम कर रहा है। और वहां पर वेस्ट बैंक में जितना फलस्तीनी आवाम है वो भी जिद्दोजहद कर रहा है। लेकिन एक फर्क है गजा और वेस्ट बैंक में, एक फर्क ये है, वेस्ट बैंक के अंदर बहुत ज्यादा इजरायली का, यहूदियों का सेटलमेंट्स है, बस्ती है, बहुत ज्यादा है और बहुत बड़ा सिक्योर है, जो इसकी उसको अटैक करना या इसके इजी वाला, आसान वाला काम नहीं है। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। अब्दुल रहमान साहब थे, बात कर रहे थे और जाहिर हम चाह रहे थे कि वो जिस करीब से सिचुएशन को जानते हैं उनसे जानने की कोशिश करें कि ये मामला कहाँ तक जाएगा। कि प्रेशर, फिर उसके बाद प्रेशर, तकलीफ, तो उसके बाद रिएक्शन तो सामने आता है, लेकिन अल्लाह करे कि सूरत हाल कंट्रोल में। बेहतर हो। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और जब हम तालीम की बात करते हैं तो हम कहते हैं हम नॉलेज की बात कर रहे हैं, इल्म की बात कर रहे हैं, हम एथिक्स की बात कर रहे हैं, लेकिन अशफाक, तालीम के मैदान में भी हम देख रहे हैं करप्शन ही करप्शन हमें नजर आ रही है। और सिंध हुकूमत ने मैट्रिक नताइज में मुबैना तब्दीलियों का नोटिस ले लिया है और चीफ सेक्रेटरी सिंध ने सेक्रेटरी तालीम की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी बना दी, यानी कि जो मैट्रिक रिजल्ट है उसमें तब्दीली हुई, तो एक नया स्कैंडल इस हवाले से सामने आया। तो हमारे साथ अनवर खान मौजूद हैं, उनसे जरा बात कर लेते हैं। अनवर खान, ये बात ये एक तो मुबैना तब्दीलियां क्या है, दूसरा ये कि नाजिम कोई भट्ट साहब है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। जी देखिए, पाकिस्तान के अंदर अगर बात की जाएगी निज़ाम तालीम के अंदर, तो इम्तहानात का इनेकाद हो या इसके साथ साथ इम्तहान के इनेकाद से लेकर नताइज की प्रोसेसिंग और उसका इजरा, इन तमाम सूरत हाल के दौरान संगीन नौयत की राब्तगियाँ और इल्ज़ामात सामने आते हैं। इस साल मैट्रिक के सालाना इम्तहानात के हवाले से जो सूरत हाल सामने आए, उसमें मुबैना तौर पर नताइज की तब्दीली के हवाले से जो सूरत हाल है उसको इंतहाई तशवीशनाक हद तक सामने आई है, जिसके बाद चीफ सेक्रेटरी सिंध की जानिब से 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। साथ साथ सानवी तालीमी बोर्ड की जानिब से भी एक कमेटी तश्कील दी गई है। और मैट्रिक के इम्तहानात के दौरान जो सूरत हाल सामने है उसके अंदर 2 नंबर खास मारूफ और मशहूर है। इसके अंदर एक नंबर था 999 और दूसरा नंबर था 888। जबकि जो अदाद शुमार सामने आए, जो इल्ज़ामात लगाए गए, उन इल्ज़ामात जो मुबैना इल्ज़ामात लगाए गए उसके मुताबिक इन नंबरों के अंदर तब्दीली की गई। जबकि सानवी तालीम बोर्ड की जो इंतजामिया है उनके मुताबिक सूरत हाल ये कि सोशल मीडिया और दीगर मीडिया के ऊपर 999 वाले 409 नंबर जाहिर किए गए मजमूई तौर पर। तमाम जो CD की रिकॉर्डिंग थी उसके मुताबिक ये नंबर 57 है और 888 वाले नंबर 885 सोशल मीडिया के ऊपर नुमाया तौर पर सामने आए, ज़राए इब्लाग में सामने आए। तमाम मैट्रिक बोर्ड का जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक 437 ऐसे तलबा तालिबात हैं कि जिन्हें 888 नंबर दिया गया। और मैट्रिक बोर्ड के चेयरमैन के मुताबिक अभी तक मुबैना ये सिर्फ इल्ज़ामात है
तहकीकाती कमेटी अपने हाथ में रिपोर्ट पेश करेगी। चीफ सेक्रेटरी सिंध की रिपोर्ट है। इसके साथ साथ जो मैट्रिक बोर्ड के चेयरमैन उनके मुताबिक कायम मुकाम नाज़िम इम्तहानात को तब्दील किया जा चुका है। डिप्टी कंट्रोलर खालिद एहसान को ये जिम्मेदारियाँ दी जा चुकी हैं। इम्तहानी नताइज की अगर बात की जाएगी तो उसके अंदर हम ये भी शामिल कर लें कि MD कैट के जो इम्तहानात हुए थे उस MD कैट के अंदर साबिक जो हुकूमत थी पीपल्स पार्टी की उस दौरान भी ये सूरत हाल सामने आई। तो मजमूई तौर पर सूरत हाल ये है कि अमलन इम्तहानात के इनकाद से लेकर नताइज तक एक गैर यकीनी सूरत हाल नजर आती है, जिसका तमाम का तमाम नुकसान वेरी वेरी सैड कि इतनी अहम इशू पर, और जाहिर है यकीनन पेरेंट्स भी परेशान होंगे, बच्चे भी परेशान होंगे। अभी तक मुबैन तौर पे बताया जा रहा है कि जी ये नंबर्स जो हैं इनमें कुछ रद्दोबदल हुआ है, लेकिन इसका हल निकलना जरूरी है। बच्चों की फ्यूचर का इससे ताल्लुक है, उन्होंने डिसाइड करना होता है, बड़ा टाइम फ्रेम बड़ा लिमिटेड होता है उनके पास कि उन्होंने नेक्स्ट अब क्या करना है, कहाँ आगे बढ़ना है। तो खुदारा मैट्रिक में इतनी तैयारी करते हैं, इतनी मेहनत से बच्चे पढ़ते हैं, उनके साथ ये ना करें। अच्छा जी, अब जरा हम माफियाज का तज़किरा करते हैं तो हम अभी क्या माफिया नहीं थे? मुख्तलिफ कीमतों में जो इजाफा होता है ना शेख और नोश की, तो वो भी ज़ाहिर एक माफिया ही है। तो दूध के रिटेलर्स ने कमिश्नर कराची को महंगा दूध फरोख्त करने का अल्टीमेटम दे दिया है जी। और मिल्क रिटेलर्स ने सरकारी नर्ख पर अमल दरामद के लिए कमिश्नर को खत लिख दिया है। और फिर यह है कि इस वक्त डेयरी फार्मर्स ने 20 रुपए कमी कर दी है। डेयरी एंड कैटल फार्मर्स कहते हैं कि डेयरी फार्मर्स ने दूध की कीमत 7,330 रुपए फी मन से कम कर दी है और दूध की कीमत 6,750 रुपए फी मन हो गई है। अच्छा। होल सेलर्स ने दूध सरकारी नर्ख 188 रुपए फी लीटर पर देने से इनकार कर दिया है। ओके, जो कि सरकारी नर्ख है। अब ये जी 15 अक्टूबर तक सरकारी नर्ख मुकर्रर नहीं कराए तो दूध महंगा कर देंगे और 16 अक्टूबर से दूध 230 रुपए फी लीटर फरोख्त होगा। ये जनाब सूरत हाल सामने आ गई और ये वक्तन फवक्तन होता रहता है। और अवाम ज़ाहिर है ये ऐसी चीज़ें हैं, खाने पीने की कुछ ऐसी अशिया है जिसमें दूध भी शामिल है जो कि ज़रूरत है और रोज़मर्रा की बुनियाद पर ये अवाम के साथ यहाँ पर हो रहा है। तो सबको जी अपने पैसे बढ़ाने जी, महंगाई कितनी हो वो कहते हैं वो हम आवाम से निकालवा लेंगे, उनकी जेब से निकलवा लेंगे। तो यही होता है, जिसको जहाँ पे लगता है कि हम ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारा मुनाफा नहीं हो रहा, हमें लॉस हो रहा है, वो क्या करते हैं, वो अवाम की जेब से वो पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। और टैक्स इन लोगों ने देना नहीं होता, टैक्स बस जो होता है, जो देना होता है वो हमने देना होता है। अच्छा जी, अब जरा तज़किरा कर लेते हैं कि अब तो वैसे ज़माना काफ़ी तब्दील हो चुका है और पहले ये होता था कि चारपाइयाँ तवातुर से घरों में इस्तेमाल होती थी, भाई अब भी जितनी गर्मी देही इलाकों में पड़ती है वहाँ भी चारपाइयाँ अब भी इस्तेमाल होती हैं, लेकिन वैसे हर जगह पे अच्छा गाँव देहातों में भी अब बेड सिस्टम आ गया है और मसहरियाँ और पता नहीं क्या क्या पलंग और न जाने क्या क्या। अब AC जरूरी है, जिस तरह के मुल्क में हम रहते हैं, जिस तरह के गद्दे हैं। तो ये चारपाइयों में ये है कि सिंपल सा तरीक़ाकार है, वैसे आप उसके ऊपर कुछ बिछा लें, अगर गर्मी ज्यादा लग रही हो तो आप उसको हटा दें, अल्लाह अल्लाह खैर चल रहा है, कुदरती हवा क्रॉस होगी और आप निस्बतन आपका टेम्परेचर ठीक रहेगा। कुदरती तो बान की जो चारपाइयाँ हैं, बान से बनाई गई चारपाइयाँ, आज भी जो रंग बिरंगी चारपाइयाँ आपको चलते फिरते इधर ट्रैवल करते हुए अक्रॉस द कंट्री भी नजर आती होंगी, वो तवज्जो का मरकज है लोगों की। और इस हवाले से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं सक्खर से जहांजी बशीर। अच्छा, चारपाइयाँ कई तरह की, और एक तो हमारे यहाँ एक नवार कहा जाता है, उसकी भी चारपाइयाँ बनती थी, वो बड़ा एक होती थी। फिर छाल की भी वो दरख्त की, वो भी इससे भी बनाई जाती थी। मतलब देयर आर सो मेनी वेज। और आपको पता है कि गांव देहातों में ना लोग जो होते हैं मर्द वो नॉर्मली एक्सपर्ट होते हैं चारपाई बनने में, और ये एक बड़ा फन भी है, लेकिन वो ये बता रहे थे। और फिर इसी के हिसाब से रस्सियां जो हैं वो कसी जाती हैं और इस तरीके से जो गांव देहात में जो लोग रहते हैं उनका ये खासा है, ये जबरदस्त है जी। और लेकिन हम अब गर्मी की जो ये ज़ाहिर है लोग यूज करते हैं चारपाई यूजुअली, अब हम जरा सर्दी की तरफ आ जाते हैं क्योंकि मौसम भी जरा सा तब्दील हो रहा है, जरा सा यहाँ तब्दील हो रहा है, लेकिन जो हमारे शुमाली इलाके हैं, बालाई इलाके हैं, वहाँ पे बाकायदा तौर पर बर्फबारी हो रही है। वादी कागान की बात करें तो वहाँ के पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली है। इंसान ट्रैवल कर रहा हो वहाँ पर भी ऐसा ही म्यूजिक आपके कानों में गूंज रहा हो, तो आप कानों में ईयरबड्स लगा लें, गाड़ी में म्यूजिक लगा लें, चलते फिरते ये अमीर लोगों के चोंचले होते हैं। देखें आप, ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है अब तो, वो कौन से आंखों में लगने वाले क्या कहते हैं उसे, ऐसे कोई ग्लासेस आ गए जिनके जरिए आप जी स्क्रीन पे, टीवी पे, वॉल पे आप देख सकते हैं, प्रोजेक्टर लगा हुआ है उसमें, मतलब फ्रिज में बैठ के आप ऐसे ग्लासेस भी आ गए जिसमें कैमरा लगा हुआ है। सोचे वो कितने खतरनाक होंगे, स्वाद का मंजर ले सकते हैं। बिल्कुल, क्या बात है। तो रियलिटी से बहुत दूर हो रहे हैं, वर्चुअल रियलिटी की तरफ जा रहे हैं। वक्फा जरूरी है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सड़कों पर वालेकुम ट्रैफिक अस्सलाम। रुक चुकी है क्योंकि अशफाक सबकी आ चुका है इसमें। बस जो मेरे चाहने वाले मुझे सोलो देखें इस वक्त, समझे कि देखिए, तसद्दुफ यहाँ पर नहीं। जिनके मैंने जो लोग अपनी मशहूर होते हैं ना, मार्केटिंग वो की। किसी तारुफ के मोहताज नहीं होते। मैं किसकी बात कर रही हूँ? मेरी थैंक यू सो मच। आपने इतना बड़ा तारुफ कराया, मैं बैठी, मैंने कोई तारुफ नहीं कराया। खैर, अपने अच्छा, मुंह सोशल में मीडिया बैठो। पे निस्बतन ज्यादा मारूफ सदफ अब्दुल जब्बारी भी हमारे साथ मौजूद है। सिर्फ सोशल मीडिया पे? वाह वाह वाह, क्या बात है अशफाक की। अच्छा जी, तो ये हमारे जी फीडबैक के लिए आप देख सकते हैं, फेसबुक पे भी फीडबैक दे सकते हैं, हमारे एक्स अकाउंट पे भी आप, एक्स से account। मुराद ट्विटर जो पहले कहलाया जाता था, थैंक गॉड मैंने जल्दी से कवर कर लिया, इससे पहले कि अशफाक कुछ कहते। तो ये हमारे फीडबैक आप इसमें दे सकते हैं। जी अशफाक, कैसे मिजाज हैं, अब बताएं, क्या हाल मिजाज चाल है, बखैर है। मौसम कैसा है? मौसम भाई, अब कल फिर अब सो रही थी। अच्छा, अभी तक हम समझ नहीं पाए पंखा चलाएं, तेज चलाएं, कम चलाएं। अच्छा, एसी का तो क्लियर कर दिया, थैंक यू सो मच महकमा बिजली। क्या आपने हमें एसी से दूर कर दिया है। महकमा कि बिजली ने क्या कमाल किया? महकमा बिजली ने हमें ये बता दिया कि आप एसी चलाना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप हिसाब से चलाएं। अरे के इलेक्ट्रिक वाले आजकल बड़ी मुहिम चला रहे हैं। क्या? सोशल मीडिया पे वो एक बकायदा पोस्ट लगाते हैं, हाँ। उसको हम मेंशन भी करेंगे, जिसमें वो बताते हैं देखें अगर आप बड़े स्मार्ट तरीके से बिजली यूज करें ना, तो आपका बिजली का बिल कम आएगा। तो उन्होंने बताया पंखा आप इतनी देर चलाएंगे तो इतने वॉट करेंगे, अगर आप एसी करेंगे तो फिर एसी पे 2000 भाई लगेंगे। मेरी बात सुने, हमारे एक दोस्त हैं, हाँ। उन्होंने सोलर सिस्टम पूरा लगाया ना, उसके बाद भी मैं ये सोच रहा था कि वो सोलर सिस्टम लगा लेंगे तो वो शायद महकमा बिजली उनको पैसे देगा, लेकिन अब भी वो पैसे महकमा बिजली को दे रहे होते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है, तो क्या बात। लाखों रुपए लगाने के बाद तो ये भी सीखें, ऐसे ऐसे पैसे बनते हैं, ऐसे पैसे बनते हैं। पैसों की बात हो रही है। मैं एक और चीज कहना चाह रहा था हाँ। कि मैं सबसे, आप सबके लिए भी मेरी राय है, बल्कि मैं जानना चाह रहा था कि मुझे जो है ना करोड़ों रुपए से कारोबार शुरू करना है, एक ऐसा कारोबार इन्वेस्ट करना है कहीं पे जिससे मुझे अच्छी खासी इनकम हो। बस एक परेशानी, करोड़ों रुपए हैं आपके पास? सवाल ये है कि करोड़ों रुपए कहाँ से लाऊं? 1 करोड़ है? नहीं 50 लाख तो होंगे। नहीं देख, सब निकल वालों की बात नहीं। है। ख्वाहिशें तो सबकी होती हैं भाई, ख्वाहिशें, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, चलें बहुत जी। निकले मेरे अरमा, कम निकले। क्या बात है सदव अब्दुल जबरदस्त। अब जरा बात कर लेते हैं जी सायरा बानो साहिबा की। सायरा बानो साहिबा, आपको पता है कि एक बड़ी जबरदस्त सियासतदान है। शोला बयान नहीं, शोला बयान, बड़े इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल बातें करती हैं, शायराना गुफ्तगू करती हैं, और उनका मतलब एक उनका जो मजा है, मिजाह की जो सेंस है वो बहुत अच्छी है। तो वो बड़ी तीखी बातें बड़े प्यार से कर जाते बड़े हैं, प्यार से और कर जाते समझ आने वाले को बाद में थोड़ी देर में समझ आता है, अच्छा इन्होंने ये कहा, तो इसमें बड़ी वो माहिर हैं जी। भाई भाई, तो वो फरमाती हैं कि 16 माह की कारकर्दगी का तो पूछते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारा तो एक ही वजीर आजम था। हाँ। उन्होंने दावा किया कि 15 नवंबर को मुआशी इमरजेंसी का ऐलान हो जाएगा। और सायरा बानो ये भी कहती हैं कि यकीन से कैसे कहा जा रहा है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं। सवाल उठाया उन्होंने। बाहर निकालने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जाए। लोगों को शऊर आ चुका है। मुझे नहीं पता कि अब जैसे भी उन्होंने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड की कौन हाथ पकड़कर और चलाना चाह रहा है कि नहीं, कि आप अभी भी आप पंजाब की एक बड़ी पार्टी है, उन्होंने आगे कोई मुकदमा नहीं लड़ना, उन्होंने आगे मीनार पाकिस्तान पर करना और हम लोगों को मुश्किल वक्त से निकालना है। तो भाई इतना फार्मूला अगर तरक्की का पास है तो अपने भाई को बताया क्यों नहीं? ये क्या बेवकूफ समझते हैं कि नून सिंध में है? कहा हमारे सिंध वालों ने तो असली शेर को भगा दिया था। उसमें जी मौलाना साहब ने कहा कि हम नून के साथ, क्या क्या फैसला हो गया है कि नून को वफाक में लाया जाएगा और उसके बाद बाकी जमातों को हांका जाएगा। तो सायरा बानो जी कह रही हैं कि 16 नवंबर के बाद माशी इमरजेंसी लग सकती है। अब उनसे ये सवाल भी पूछा काशिफ अब्बासी साहब ने कि ये आपके पास खबर है, उन्होंने कहा ऐसे ही समझ लें। तो भाई अब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो देखें क्या प्लान करते हैं, क्या पता चले वो आए भी, इलेक्शन भी ना हो। अल्लाह अल्लाह। खैर भाई, अब आलमी बैंक ने पाकिस्तान को एक प्लान फार्मूला बता दिया है कि आपके अखराजात तो बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो उसमें आप कमी लाएं। अखराजात जी 1124 अरब रुपए के हैं, उस पर तहफुजात का शदीद इजहार किया है। और आलमी बैंक के मुताबिक टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी के खात्मे से 167 अरब और ट्यूबवेल सब्सिडी खत्म
या कम करने से 20 अरब रुपए की बचत हो सकती है। यानी आप कहाँ पे पैसे कम करें, सब्सिडी कम करें तो आपको बचत होगी। साथ ही उन्होंने कहा जो तहलील वजारतों की फंडिंग है बतदरीज उसे खत्म करें जी, और इस इकदाम से 328 अरब रुपए की बचत मुमकिन है। निजकारी के तरीकाकार यानी प्राइवेटाइजेशन की बहुत बात हो रही है, उस पर भी सवालात उठाए हैं। आलमी बैंक ने कहा है सियासी मुदाखलत या अदालतों में केसेस से निजकारी का अमल मुतासिर होगा। तो खुर्रम शहजाद साहब हमें ज्वाइन करें, उनसे बात करते हैं। खुर्रम शहजाद साहब, कुछ मजीद भी चीजें थी। एक तो ये है कि टैक्स गुंजाइश के हवाले से कहा गया उससे कम जमा कर रहा है, फिर रिटेल सेक्टर का तस्करा किया, साथ ही साथ ज़राए आमदन पर टैक्स की वसूली का तस्करा किया। तो ये कुछ चीजें जो बड़ी अच्छी लगी मुझे। तो आप ये वैसे रिकमेंडेशंस ही होती हैं, ये बाइंडिंग तो मेरे ख्याल में नहीं होती होंगी। बाइंडिंग होती तो आप पहले ही अमल कर लेते ये लोग। जी अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू सब ऑफ यू। देखिए बात ये कि ये वही वाले रिकमेंडेशंस हैं जो हम काफी अरसे से बात करते हैं। आपको याद है इशफाक, आप दोनों को याद है कि हम ये बात करते हैं कि रिटेल पे टैक्स जो है वो बहुत कम है। एग्रीकल्चर प्रोविंशियल एम्बिट में आता है तो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स क्यों नहीं है, जो आरती पे होना चाहिए डेफिनेटली। और फिर उसके साथ साथ हम कहते हैं प्रॉपर्टी पे भी बहुत रूम है और उस पर भी टैक्सेस कम है। और उसके अलावा अंडर इनवॉइसिंग बहुत ज्यादा है, और उसके अलावा प्रोफेशनल पे टैक्स नहीं है। उसके अलावा जो आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ये जो इंटरसिटी होती है, इस पे टैक्सेस का जो है वो काफी रूम होता है। छोटा छोटा टैक्स लगाएं आप, लेकिन लगाएं जरूर ताकि ज्यादा तकलीफ भी ना हो लोगों को और बिजनेसमैन को भी, और आप टैक्स नेट में भी आए। देखिए फॉर्मूला तो बहुत पुराना है, ये रिकमेंडेशंस तो बहुत पुरानी है, ये कोई आज की रिकमेंडेशन नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होंगी, हल तो यही है, और जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होंगी डेफिनेटली उसी पे टैक्स आएगा, मुझ पे आएगा, आप पे आएगा, आप दोनों पे आएगा, सैलरी क्लास पे टैक्स आएगा, इन सब पे टैक्स आता रहेगा। और महंगाई अलग जो है वो मारती रहेगी सैलरी क्लास को, और सैलरी पे टैक्स एट सोर्स करता रहेगा। और बेचारे सैलरी क्लास का तो इशू ये है कि वो तो जो है कोई 2 नंबर भी नहीं कर सकते, और करनी भी नहीं चाहिए। इनफैक्ट कर नहीं सकते इन द सेंस कि टैक्सेस को जो है वो चोरी नहीं कर सकते किसी तरह से, क्योंकि एक तरफ से जब आर्मी बैंक ये कह रहा है जी बराबर करें रिटेल वालों का और ज़रात वालों का, और जो सैलरी क्लास है उनका टैक्स भरा, तो हम इस बात पे बस मुस्कुरा दें और क्या कहें, बस आगे बढ़ जाएं फिर। देखिए मुझे लगता है जो वर्ल्ड बैंक की जो रिकमेंडेशन है उसमें थोड़ी सी हमें अंडरस्टैंडिंग की एक जरूरत है, कि वो ये कि इसमें शायद ये इनकम की बात कर रहे हैं। अच्छा। कि टोटल इनकम जो है जिसकी 50,000 है या उससे ज्यादा है, उस पर कहीं ना कहीं टैक्स होना चाहिए। लेकिन हमेशा आप याद रखिएगा, ये जो IMF वर्ल्ड बैंक इदारे हैं ना, ये फंडामेंटल बात करते हैं, फंडामेंटल कि ये होना चाहिए। वो ये नहीं अब इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा है तो नहीं होना चाहिए, और अब इन्फ्लेशन कम है तो होना चाहिए। और हमेशा प्रिंसिपल की बात करनी चाहिए कि देखें जो भी किसी की आमदन होती है, एक मिनिमम आमदन आपको बांधनी पड़ेगी, उसके बाद आपको एक सर्टेन लेवल का टैक्स, यानी कि जिसकी आमदन कम है उस पर कम टैक्स हो, जिसकी आमदन ज्यादा है उस पर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होनी चाहिए। तो ये तो बात सही है ना, प्रिंसिपल तो बात सही है। लेकिन मसला ये है कि हमारे यहाँ जो ना एडेड प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं कि हमने ऑलरेडी टैक्स को देने वाले को बर्डन किया हुआ है, हमने ऑलरेडी जो है वो जो फॉर्मल सेक्टर में उसको हमने मजीद जो है बर्डन किया हुआ है, मजीद फॉर्मेलिटीज के साथ, और हमने ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेशन जो है इतनी की भी नहीं है, तो हमारे प्रॉब्लम्स ऑलरेडी ज्यादा हैं। तो मसला ये कि हम शुरू कहाँ से करेंगे? हम तो ये कहते आए कि आप शुरू यहाँ से करें कि आप जो फॉर्मल सेक्टर है टैक्सेस वहां कम कर दें, चाहे वो सैलरी क्लास हो या कॉर्पोरेट हो। और दूसरी तरफ 3-4 सेक्टर्स हमने कहे। खुर्रम साहब, इसमें तरीका है पाकिस्तान के हालात के हिसाब से कि जो सैलरीड क्लास है ना उनको ऐवान इक़्तिदार तक पहुंचाएं, तो शायद फिर वो अंडरस्टैंड कर सके इस चीज को। ये बहुत 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 फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग आपने जो है ये बात की है, और ये होना चाहिए। क्योंकि देखें जब कोई ग्राउंड रियलिटी समझेगा ना, और सिर्फ ड्राइंग रूम में बैठ के बात नहीं करेगा हालात की और वाकयात की, और फिर अपने सारे एसेट्स बाहर नहीं रखता, तो जो ग्राउंड पे होगा, स्किन इन द गेम कहते हैं इसको अशफाक, स्किन इन द गेम, कि आप जो है ना कंप्लीटली इंट्रेंच्ड है सिस्टम के अंदर, तो डेफिनेटली वो समझेंगे कि एक आम आदमी जो रोड पर है, जो सड़कों पर गली में जो ठेला लगाता है, जो बेसिक कारोबार करता है या जो मेहनत मजदूरी करता है, उनके क्या हालात हैं, तो डेफिनेटली वही समझ सकता है। और वो कैसे आएगा, ये सिस्टम हमने बेहतर करना है, इस पे बात करनी है कि वो कैसे पहुंचेगा पार्लियामेंट से। खुर्रम, एक चीज और हम सुन रहे थे कि जो हम बैरूनी सरमायाकारी की बात कर रहे हैं, तो एक बड़ा हर्डल जो है आपकी ब्यूरोक्रेसी है।
जो तरीकाकार है, वन विंडो ऑपरेशन की बात की गई थी, लेकिन स्टिल बहुत सारे इशू हैं। यहाँ पे IMF ने भी इसी से थोड़े रिलेटेड ये बात की, जो प्राइवेटाइजेशन हो रही है, अगर अदालतों में केसेस जाएंगे, सियासी मुदाखलत होगी, तो वो जो सफेद हाथी बन गए इदारे हमारे लिए, जो किसी भी तरीके से मुनाफा नहीं दे रहा है बल्कि बर्डन बन गए पाकिस्तानी मईशत पे, तो वो कैसे उसमें मददगार साबित होगा? तो इसके लिए कोई ऑप्शन है? हमने सोचा हुआ निगरान हुकूमत क्या कर सकती है इसमें? देखिए, इसमें ना 3 एरियाज हैं। एक एरिया ये है कि आप जो है अपने सिस्टम को, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम की बात कर रहा हूं, जिससे जो कानून है, जो आपके यहाँ जिस तरह से प्रोसेस होती है चीज, वो SIFC क्रिएट करके काफी हद तक एड्रेस किया गया है। दूसरी चीज ये होती है कि आप जो इकोनॉमी में इश्यूज हैं, जैसे कि आपके इस वक्त मैक्रो इश्यूज बहुत ज्यादा थे, अभी आपके हैं भी, कि करेंसी जो है ना वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा थी, एक अनसर्टेन सूरत-ए-हाल बहुत ज्यादा हो गई थी, जिसमें ये हुआ कि डॉलर ने अब जो है वो वापसी दी और हमें इम्प्रूवमेंट मिली। और उसके साथ साथ स्मगलिंग की पे क्रैकडाउन किया गया। उसके अलावा जो है गुड्स ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो है काफी स्टेप्स लिए गए। तो 2 एरियाज को एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है। तीसरा जो एरिया है ना, वो ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है, वो पॉलिटिकल सिचुएशन है, वो आपकी इकोनॉमिक डायरेक्शन है। ये तीनों चीजें उस वक्त आएंगी जब मैंडेटेड गवर्नमेंट आके इसको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ लेके जाएगी, जो हम बात करते हैं। फिर प्राइवेटाइजेशन की जो बात है ना, वो आइसोलेशन में नहीं हो सकती। आप ये हम ये सोचते हैं कि जी इदारों को भेज दें। आज हालात आपके ऐसे हैं कि इन्वेस्टर अभी नहीं आए। इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में ये करना पड़ेगा इदारों को कि लॉसेस को कम कर दें, कम करने की कोशिश करें, आहिस्ता आहिस्ता इनके ऑपरेशंस को कम करें, आहिस्ता आहिस्ता इनको जो है इनके अंदर प्रोफेशनल बोर्ड्स डालें, प्रोफेशनल मैनेजमेंट डालें, इस काबिल कर दें कि अगले 6-8 महीने में बेहतरी आना शुरू होती है तो हमारे पास ये इदारे तैयार हों किसी ना किसी प्राइस पे देने के लिए। तो ये प्लान करें ना पूरा। ऐसा नहीं हो सकता कि जी आज आंखें बंद करके आप दे देंगे तो इन्वेस्टर कहेगा ठीक है जी मैं सब कुछ झेल लेता हूँ, मैं ही खड़ा हुआ था आपके लिए लेने के लिए, तो मुझे तो आप दे नहीं रहे थे। ऐसा नहीं है। तो आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। हालात खराब होते कोई नहीं आता। प्राइवेटाइजेशन पूरे इकोनॉमी का हिस्सा है, पूरी जो है आपके सिनेरियो का हिस्सा। तो मेरे ख्याल में प्लानिंग की जरूरत है, वो कर लें। जब हालात बेहतर हो तो फौरन प्राइवेटाइज करें। तो ये एक स्ट्रेटजी, प्लानिंग से पहले नियत की जरूरत है। नियत का भी अच्छा होना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच खुर्रम शहजाद साहब फॉर बीइंग विद अस। तो बात यही है कि भाई मामलात कुछ होंगे तो कुछ सोचा जाएगा। अच्छा, आलमी बैंक वो उन्होंने बात कही ना कि फंडामेंटली तौर पे बात करता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज का सिर्फ हमें इदराक है, तो उस पर बैठ के बात करेंगे। बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ कि भाई पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जब आप इकोनॉमी रन करवाना चाहते हैं ना, जब आप पैसे देते हैं तो फिर आप निटी-ग्रिटीज पे भी जाएं। ये आप जाएं किस तरीके से? सब्सिडीज रोकते हैं, सस्ता आटा अगर लोगों को मिल रहा है, ट्रांसपोर्ट पे सब्सिडी, तो हुकूमती शाहाना खर्च भी रोके ना। लेकिन जो शाही इखराजात है ना, आपके शाहाना तर्ज स्टाइल, लाइफ स्टाइल जो है, उस पे भी कट लगाएं। महंगी महंगी गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां और इस सूरत हाल में यूनिट्स फ्री और पता नहीं इस सूरत हाल में जिस तरह का हमारे मुल्क के हालात हैं, तो वहाँ पर डबल केबिन गाड़ी एक वजीर आजम के पास नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर तो असिस्टेंट कमिश्नर को मिल रही होती है भाई, बस। और तहसीलदार को वो दूसरी वाली दे देते हैं जो उनके इस्तेमाल में नहीं होती, वो भी डबल केबिन। जी हाँ। माशाल्लाह। अब हम तहसीलदार ही होते तो अच्छे। अच्छा खैर छोड़ो। आई एम प्राउड व्हाट आई एम टुडे। अच्छा, मैं आगे बढ़ती हूँ। गुज़िश्ता रोज कराची की मस्कन चौरंगी पर फास्ट फूड की दुकान में सिलेंडर धमाका हुआ और अफसोसनाक खबर यह कि इसमें 2 अफराद जख्मी भी हुए हैं, जबकि गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। पुलिस अभी तमाम तर सूरत हाल को देख रही है और मालिक को गिरफ्तार करके अब तहकीकात की जा रही है कि क्या है, ये क्या हुआ। और ये अफसोसनाक सूरत हाल है कि जगह जगह ये बेसिकली है ये कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है ना, तो ये सुई गैस अब दस्तयाब नहीं होती। पहले ये होता था कि गैस के कनेक्शन थे। अब ये यहाँ पर आपने देखा मस्कन चौरंगी पे ये एक वाकया है। उससे हट के ये जिस तरीके से हम देखते हैं तंदूर जहां पर रोटियां पक रही होती हैं वहां पर आपको सिलेंडर, जहां पर समोसे बन रहे होते हैं वहां पर गैस सिलेंडर, जहां पर बन कबाब बन रहे होते हैं वहां पर भी एक ही इमारत में मुसलसल सिलेंडर ब्लास्ट हो रहे हैं। इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। तो हमारे साथ मौजूद है नजीर शाह, उनसे बात कर रहे थे। नजीर बताइएगा, ये एक ही बिल्डिंग है, इसमें पहले भी इस तरीके से ब्लास्ट हुए हैं? पुलिस ने अब तक क्या मालूमात हासिल की है? बिल्कुल देखें सदफ 2020 अक्टूबर में भी एक बहुत ज़ोरदार यहाँ पर धमाका हुआ था, जिसमें 4 फ्लैट मुकम्मल तौर पर मिसमार हो गए थे जो करोड़ों रुपए मालियत के थे, और वो मुबैना तौर पर एक बैंक में हुआ था। और वो इस कदर शदीद धमाका था कि उसके जो असरात ऐसे लग रहे थे जैसे कोई जंग ज़दा
इलाके का मंजर पेश करते हैं। और इसी तरह 2 साल बाद गुज़श्ता रोज़ भी अक्टूबर के दिन ही आप देख सकते हैं मेरे अकब में जब इस दुकान के अंदर धमाका हुआ, जिसकी CCTV फुटेज भी हमने हासिल की है, तो बहुत तमाम सामान जो इस दुकान का था वो बाहर आ गिरा। इसके अंदर जो हमने जो चीज़ ऑब्जर्व की है वो ये कि जो असल जो इसमें जिम्मेदारी बनती है, इस जो फ्लैट के जो मकीन है उन्होंने मेयर कराची को भी बाकायदा एक ख़त लिखा था। उनका कहना था कि जो नीचे जो दुकानें मौजूद हैं उनके अंदर कई दुकानें सिलेंडर भी इस्तेमाल करती हैं। दरअसल ये किसी एक की गलती होती है, गफलत होती है, उसका खमियाजा दूसरों को भी भुगतना पड़ता है। असल में तो होना ये चाहिए कि हमारे वो मुतल्लिका अदारे जिनको जो काम दिया जाता है वो कभी भी अपना काम पूरा नहीं करते, तो कभी भी कोई दुकान जिसके अंदर सिलेंडर या गैस का काम हो रहा हो तो उनको SOP चेक करनी चाहिए कि उन्होंने एग्जॉस्ट फैन जो दुकान बंद करते वक्त एग्जॉस्ट फैन खुला रखा था, एग्जिट डोर मौजूद था और जो आग बुझाने वाले आलात मौजूद थे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और जब गैस का प्रेशर बढ़ता जाता है, इतना ज़्यादा दबाव बढ़ जाता है कि वो एक बम धमाके भी से ज़्यादा खौफनाक मंजर पेश करते हैं और इतनी तबाही होती है जिसकी वजह से न सिर्फ उस दुकानदार को बल्कि उसके अतराफ में दूसरों को भी जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है। पुलिस ने इस वाक़े में 2 मालिकान और एक मैनेजर को गिरफ्तार किया है और इस दुकान के अंदर मौजूद जितना सामान था वो तमाम मुकम्मल तौर पर न सिर्फ तबाह हुआ बल्कि इसके अतराफ में 2 से 3 दुकानों को भी नुकसान पहुँचा है। 2.5 से 3 करोड़ रुपए की गाड़ियों को नुकसान पहुँचा है, जो 10 से 12 गाड़ियाँ थी बाहर खड़ी थी। यहाँ पर अगर आप जहाँ मैं खड़ा हूँ यहीं से आप कराची यूनिवर्सिटी के गेट के सामने जाते हैं तो जो वो 4 फ्लैट थे, आज भी वो फ्लैट मालिकान उस मुसीबत उस परेशानी से गुजर रहे, वो बेघर हो गए और हुकूमत को चाहिए थी कि उनकी इमदाद करती, उनको फ्लैट बनाकर देती। असल काम SOPs बनाना है जो बदकिस्मती से आज तक हमारी हुकूमतें वो SOP नहीं बना सकी हैं कि जिसकी वजह से ऐसे हादसा ही पेश न आए। जी ठीक है जी, थैंक यू सो मच नज़ीर शाह। आप अच्छा जी, अब जहाँ पर हम करप्शन की इतनी बातें करते हैं अशफाक, तो कुछ ऐसे भी वाकयात होते हैं जिसमें ईमानदारी का जिक्र करना जरूरी है और ये मेंशन करना जरूरी है क्योंकि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और खासतौर पर जब हम पुलिस की बात कर रहे हैं, नॉट एन इंश्योरेंस पॉलिसी, पुलिस की बात कर रहे हैं तो बड़ा नेगेटिव इमेज आता है। लेकिन हमारे कुछ एहलकार ऐसे भी हैं पुलिस में जो बड़ी जांपशानी से काम कर रहे हैं, नाम रोशन कर रहे हैं अपना भी इदारे का। तो रावलपिंडी में रेलवे पुलिस के एहलकारों की ईमानदारी की मिसाल सामने आई है। स्टेशन पर खातून मुसाफिर का बैग गुम हो गया था, वो उन्हें बाहिफाजत उन्हें लौटा दिया गया है। और बैग में आपको बताऊं कितने पैसे थे, 10,000 नहीं, 50,000 नहीं, पूरे 1,44,000 रुपए नकद थे, सोने के जेवरात थे, ATM और ज़ाहिर शनाख्ती कार्ड भी होगा। एहलकारों ने पर्स में मौजूद डॉक्टर के नुस्खे से नंबर हासिल किए। सर आप चेक करें, उन्होंने बैग देखा और जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन था उसमें जो नंबर था खातून का, या डॉक्टर से रब्ता किया, फिर उनका खातून से वो इस तरीके से बैग वापस लौटाया गया है। तो पुलिस ने जी ASI और कांस्टेबल को 50,000 रुपए दिए हैं और साथ में स्नात भी पेश चले जबरदस्त दी। और अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि रेलवे पुलिस वाले मुझे काफी इम्प्रेशन ये लगता है कि वो बड़े हमेशा इम्प्रेस करते हैं। और कराची में भी ऐसे वाकयात हुए कि जहाँ पर रेलवे पुलिस वालों रेलवे पुलिस एहलकार ने एक शख्स को बचाया था जी, बचाया था। फिर उसके बाद बिल्कुल कैसे अपनी जान पे खेल के प्लेटफॉर्म से जब वो गिरा था और नीचे जाने लगा था। एक तो वो, फिर इससे पहले कराची में भी एक ऐसा हमारे जाने वाले थे रेलवे पुलिस एहलकार, उन्होंने जनाब इसी तरीके से पैसे वापस किए थे और अच्छा खासा वो अमाउंट था। तो हेड्स ऑफ टू यू जी रेलवे पुलिस वाले गाइस, अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्की दे। अच्छा जी, अब हम अपनी जहनी सेहत की बात करने जा रहे हैं, मैं और सदफ अब्दुल जब्बार। और जाहिर है कि अपनी जहनी सेहत बात करेंगे तो आपकी जहनी सेहत की भी बात करेंगे, बिकॉज दैट इज़ द रियल थिंग। हम जितनी चीज़ें विद द पैसेज ऑफ टाइम विद द एज फेस करते जाते हैं तो कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से वो हमारे दिमाग को मोल्ड भी करते हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत में डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में क्या आज जी दुनिया भर में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जा रहा है और जाहिर है इस दिन का मकसद अवेयरनेस होती है। और ख़ास तौर पे बताया गया कि दुनिया में 1 अरब अफराद दिमाग के मुख्तलिफ आर्ज़ों का शिकार है और पाकिस्तान में तादाद 30 लाख से तजावुज़ कर गई है। और मुल्क में हर तीसरा फर्द किसी न किसी
नफ्सियाती मसाइल का शिकार है। चाहे पहले स्टिग्मा होता था, अगर कोई मेंटली तौर पर डिस्टर्ब है तो उसको जी कहा जाता था ये इसको क्योर नहीं किया जा सकता, ये पागल है, इस तरह के वर्ड्स यूज किए जाते थे। सिंपल कहा जाता है, अबे यार ये नफ्सियाती है। हाँ, नफ्सियाती, वो तो है ही नफ्सियाती। नफ्सियाती को पागल इस तरह उनको बताया जाता था। लेकिन जी ये बहुत ऐसे मसाइल हैं जिनका इलाज भी हो सकता है, काउंसलिंग भी हो सकती है, थेरेपी भी हो सकती है। तो अब जी खासतौर पर हम यंग जनरेशन में देख रहे हैं, बिकॉज ऑफ द एरा इन विच वी आर लिविंग, बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनसे यंग जनरेशन मुतासिर हुई, उनमें डिप्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है। और उसमें हो ये रहा है, बल्कि सवाल के दौरान ही हम पूछ लेंगे। हमारे साथ मौजूद है माहिर नफ्सियात प्रोफेसर डॉक्टर उज़मा अली। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस वंस अगेन। भाई ये मुझे बताएं कि ये डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, और एक तो छोटी उम्र के बच्चों में भी अपनी स्टडीज़ को लेके जो प्रेशर उनके ऊपर होता है उसको लेके, छोटी छोटी चीज़ों को लेके, अगर वो पबजी टाइप के गेम्स खेल रहे हैं उसके अंदर परफॉर्म ना करने के हवाले से 10 तरह की चीज़ों का प्रेशर होता है, और उस पर वो किसी भी इंतहा को क्रॉस कर जाते हैं। वजह क्या है? देखिए, वजह तो पहली तो चीज़ स्ट्रेस ही है। आपने खुद ही बता दिया कि हमारे माशरे के अंदर जिस तरह से इकोनॉमिक स्ट्रेस है, फैमिली का स्ट्रेस है, कंपटीशन है। बच्चों की बात कर रहे हैं तो पेरेंट्स जो है वो कॉम्पीट कर रहे होते हैं बड़े बच्चे का छोटे बच्चे के साथ। एक नंबरों की दौड़ है, स्पेशली जो बच्चे जब ये मैट्रिक 9, 10th, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में आते हैं, जब उनको अपना कैरियर जो है वो सिलेक्ट करना होता है। और फिर हमारे यहाँ कैरियर गाइडेंस नहीं है कि किस फील्ड में जाना चाहिए, बच्चे के अंदर एप्टीट्यूड किस चीज़ का है, कौन सी फील्ड उसके लिए बेहतर है। आजकल अगर आप देखें तो हमारे माशरे में थ्रू आउट द वर्ल्ड, ग्लोबली भी हर फील्ड का अपना अपना एक स्कोप है। यानी आप किसी भी फील्ड में चले जाएं उसका स्कोप है, अगर आप पढ़ाई की तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन वो जो है कि सारे बच्चे जी डॉक्टर्स बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। अब कंप्यूटर्स का आजकल बहुत दौर है, हर बच्चे को कंप्यूटर में भी जाना है। तो थोड़ा सा माइंड चेंज होता जा रहा है। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं हो रहा। तो पेरेंट्स को अगर लगे कि बच्चा नहीं किसी चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा तो उससे बात करें। अच्छा, और दूसरी एक और चीज़ भी है, इसी के अंदर ऐड करूंगा कि इस वक्त इंफॉर्मेशन का जो इन्फ्लक्स है वो बहुत ज्यादा है, और वालिदैन और बच्चों के दरमियान जो कनेक्शन है वो कम होता जा रहा है, जिसके ऊपर डिस्कस कर सकें। यही जब मैंने अभी बात की ना कि पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे से बात करें, उसको देखें कि उसको किस चीज़ में मजा आता है, क्या चीज़ उसको अच्छी लगती है, किस फील्ड में वो अपने फ्यूचर को वो कैसे देखता है कि फ्यूचर में वो क्या करेगा, किस चीज़ में उसको लग रहा है कि वो एक्सेल कर सकता है। तो उसमें फिर अगर उसको प्रोफेशनल हेल्प भी लेने की जरूरत पड़ती है कहीं पेरेंट्स को, तो भी कोई हर्ज नहीं है। स्टिग्मा है। इवन कपल काउंसलिंग भी लोग नहीं करते, लोगों के अपने रिलेशनशिप मियां बीवी के ताल्लुकात खराब हो रहे हैं, ये कल्चर ही नहीं है। नहीं, इसमें बिल्कुल आपने सही बात की, स्टिग्मा है, लेकिन स्टिग्मा को हमें डी स्टिग्मा भी करना है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि हम बुखार हो जाते हैं हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, डायबिटीज हो जाती है डॉक्टर के पास चले जाते हैं, आई का प्रॉब्लम हो जाता है तो डॉक्टर के पास चले जाते हैं। इसी तरह से हमारी मेंटल हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, जहनी सेहत जो है उसके लिए, अपनी वेलबींग के लिए, अपनी बेहतरी के लिए अगर हम माहिर नफ्सियात के पास चले जाएंगे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, और एक और चीज़ भी है, उसके अंदर दो चीज़ें आ जाती है फिर। एक तो ये है कि अफोर्डेबिलिटी नंबर 1, कि पाकिस्तान में कितने लोगों के लिए अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि चलो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं। और फिर दूसरी चीज़ ये आ जाती है सीक्रेसी। दुनिया भर में इस मामले पे बहुत काम किया जाता है, कवानीन भी मौजूद है, और दूसरा ये है कि इवन अदालत भी जब उनसे बुला के पूछती है किसी की जहनी सेहत से मुताल्लिक, तो वो काफ़ी सोच विचार के बाद वो उसके राज रिवील करते हैं। हमारे यहाँ तो ये है कि एट टाइम्स ये होता है, कुछ लोग प्रोफेशनल्स भी हैं और कुछ लोग जो है कोई यहाँ से निकले, अरे पता है हमारे पास वो है कि ये वो। अच्छा, एक तो जहाँ से अफोर्डेबिलिटी की बात की है तो हमारे कुछ इदारे हैं जो गवर्नमेंट के हैं जहाँ पर बहुत ही मिनिमल चार्जेस के साथ फ्री काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है। इसमें इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची है, थ्रू आउट कराची से इंटीरियर से भी लोग आ रहे होते हैं, JPMC है, अदर इदारे भी हैं जो गवर्नमेंट के हैं, वहाँ पे सर्विसेज दी जाती हैं। अब वहाँ पे काउंसलिंग सेंटर्स, वेलनेस सेंटर्स बन गए हैं जहाँ पे काउंसलिंग दी जा रही है। और दूसरी बात आपने कहा कि एक तो ये कि अफोर्डेबिलिटी के लिए तो इस तरह के इदारे जो हैं वो मौजूद है। सेकंड, इसके लिए एथिक्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। मैं अगर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हूँ तो मेरे एथिक्स हैं कि मैं राज को राज रखूँ, इन एनी एक्सट्रीम केसेस को वो करूँ। तो वो क्यों नहीं कर रहे होते, उसके लिए क्वालिटी का चेक करना, क्वालिटी को एनहांसमेंट होना वो बहुत जरूरी है। बात करें अभी तो हम उस तरफ अप्रोच उसके लिए हमारी काउंसिल होना बहुत जरूरी है। हमारी जैसे अगर मेडिकल काउंसिल है, इस तरह से साइकोलॉजिकल काउंसिल अभी बनी नहीं है, उसका बिल सेनेट पे रुका हुआ है, तो उसके लिए हम अभी खुद भी स्ट्रगल कर रहे हैं। अच्छा, एक मेरा सवाल है कि हम डिप्रेशन को तो हमने एक जनरलाइज टर्म बना दिया है, नफ्सियाती मर्ज, ये नफ्सियाती हो गया है, लेकिन जो महंगाई का दौर है, जो कंपटीशन की जो हम बात कर रहे हैं, इसकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं और ये एक
स्टेज पे जाके ऐसा भी होता है कि लोग सुसाइडल हो जाते हैं। हाँ, तो इसको कैसे महंगाई की अगर आप बात करें इकोनॉमिकल फैक्टर या रिस्क फैक्टर हो सकता है। तो कुछ लोग होते हैं जो वर्नरेबल होते हैं, जिनके फैमिली फॉर एग्जांपल उनका जेनेटिक मेकअप है या जीन्स किसी फैमिली में किसी को था जिसकी वजह से फैमिली में चांसेस हैं कि डिप्रेशन आ सकता है, फिर उसकी ब्रेन केमिस्ट्री है, उसका टेम्परामेंट है, ये वो चीज़ें होती हैं जो उसको वर्नरेबल करती है कि वो डिप्रेशन में जा सकता है। तो डिप्रेशन एक नॉर्मल चीज़ है, सबको होता है थोड़ा बहुत, यानी मूड है, मूड चेंज हो जाता है। कभी कभार आपको कोई चीज़ बुरी लग जाती है तो आप थोड़ा सा लो फील करने लगते हैं, लेकिन हर कोई डिप्रेसिव डिसऑर्डर की तरफ नहीं जाता है, उसका प्रॉपर एक क्राइटेरिया है। इज इट ओके कोई हमें उदास या खामोश बैठा दिख रहा है, हम उससे बात करेंगे क्या रीजन है? डिप्रेस्ड, हमने डिप्रेस वर्ड हमने लेबल करना शुरू कर दिया बहुत ज्यादा। हम इस वर्ड को एंजाइटी या डिप्रेशन के वर्ड्स को यूज करना उससे ज्यादा मुनफी असर तो हमें अपने इमोशंस को लेबल करने की जरूरत है। अगर मेरा मूड लो है तो मैं क्या अनहैप्पी फील कर रहा हूँ, मैं लो फील कर रहा हूँ, या मैं एंग्री फील कर रहा हूँ, या मुझे कोई चीज बुरी लग रही है, मैं सैड फील कर रहा हूँ, आई एम क्वाइट राइट नाउ, क्वाइटनेस भी बिल्कुल उसमें आ जाती है। तो उसको लेबल करने की जरूरत है। वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ फीलिंग्स। एक चीज मुझे ये बताइए कि बाज़ औक़ात हम जब नफ्सियाती इलाज के बारे में बात करते हैं तो उसमें हमें बिजली के झटके न जाने क्या क्या चीज़ें मतलब फिल्मों वगैरह में जो दिखाई देती हैं। फिर ये जो जगह जगह जो हॉस्पिटल्स हैं इससे मुतालिक, मतलब इसी विसिनिटी में आप देख रहे हैं आपको कई नजर आएंगे। अच्छा, उनके पास से गुजरते हुए भी एक अनईजीनेस एक फील होती है विदाउट एनी रीजन, दैट मे नॉट बी अ रीजन, देयर मे नॉट बी अ रीजन की जो वजह क्यों है ऐसा। अगर कोई नफ्सियाती अस्पताल जा रहा है तो लोगों को पता चल जाएगा लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मुझे डिस्क्रिमिनेट कर देंगे, अलहदा कर देंगे। ये एक फियर होता है जिसकी वजह से लोग अवॉइड कर रहे होते हैं। हमें इस फियर को कम करने की जरूरत है कि हम सब लोगों को एक्सेप्ट करें। जिस तरह से हम हमारी फिजिकल बीमारी अहम है, इसी तरह से हमारी, लेकिन वहाँ पर ऐसे हॉस्पिटल्स में तरीका इलाज ठीक होता है या मतलब कराची के अंदर कुछ अस्पताल हैं जहाँ पर क्वालिफाइड लोग हैं वो काम कर रहे हैं, कुछ हैं जहाँ पे क्वालिफाइड लोग काम नहीं कर रहे। इसके लिए प्रॉपर आपकी 16 जमातों के बाद स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है क्लिनिकल साइकोलॉजी में, जो कि इंस्टीट्यूट भी करते हैं और दूसरे इदारे भी कराची में 2-3 ही इदारे हैं। अच्छा, थोड़ा सा हम इस तरफ आते हैं, जैसे कि हम जब चाहते हैं जी हम अपनी बॉडी को शेप में ले आएं, अपनी डाइट कंट्रोल करें, हम एक्सरसाइज करते हैं फॉर आवर फिजिकल वेलबींग, इसी तरह दांतों की सफाई करनी है, दांतों का ख्याल रखें। जहनी सेहत का हम एज इंडिविजुअल हर एक शख्स कैसे ख्याल रख सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो है ना कि अपनी सोच को जो है मुस्बत रखना है। ठीक है, हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं और चैलेंजेस हमें मोटिवेट करते हैं आगे जाने के लिए। अगर कोई प्रॉब्लम आ भी जाता है हम उसको एज अ चैलेंज अगर लेंगे और उसको सॉल्व करने के लिए एफर्ट्स करेंगे, कोशिश करेंगे, अगर नहीं समझ आएगा तो किसी और से मशवरा करेंगे, तो फिर हम उसको हल कर लेते हैं। जब हम स्ट्रेस को हल कर लेते हैं ना तो हमारे अंदर जो है रेजिलियंस पैदा होती है, हमारी कोपिंग बेहतर होती है, फिर हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। और अगर कभी हमें लगे कि हम किसी वजह से डर, खौफ, डिप्रेशन का शिकार हैं तो उसमें बात ज़रूर करें। और घर के अंदर कोई लोग हैं, फ्रेंड्स होते हैं, आपके असातिज़ा होते हैं, उनके साथ हम बात कर सकते हैं। लोगों को चाहिए कि सुने भी, सुने, यानी वो ये ना कि हम बात करें तो सुने भी। और कॉन्फिडेंशियल किसी की कोई बात है तो उसको राज में रखना ज़रूरी होता है कि कॉन्फिडेंशियल रखें। और जब आपको लगे कि वो प्रॉब्लम जैसे डिप्रेशन, अगर 2 हफ्ते तक अगर आपकी मुसलसल यही कैफियत है कि मूड चेंज हो रहा है, नींद डिस्टर्ब है, खाने में दिल नहीं लग रहा, नेगेटिव मनफी ख्यालात आ रहे हैं, तो फिर डॉक्टर से ज़रूर जो है आप रजू करें, ताकि टाइमली अगर वक्त पे इसको हल कर लिया जाए ना तो ये बिल्कुल ट्रीटेबल बीमारी है। कोई ऐसा नहीं है कि ये ट्रीट नहीं हो सकती। एंजाइटी है, डिप्रेशन है, सब काबिले इलाज हैं। दवाई से भी और काउंसलिंग से भी, दोनों से मिला के ये ठीक हो जाता है इंसान और फुली फंक्शनिंग अपनी लाइफ गुजारता है। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर उज़मा फॉर कमिंग इन आवर शो। अहम टॉपिक में बात करने के लिए यकीनन इस पर हम आने वाले दिनों में मजीद भी बात करेंगे। अभी ब्रेक ले रहे हैं। जी जी, ब्रेक के बाद वेलकम बैक वंस अगेन। पाकिस्तान में कुछ गुलकार ऐसे हैं जिनका पहला गाना ही इतना हिट होता है कि वो टाइमलेस बन जाता है। और पाकिस्तान की जो पॉप इंडस्ट्री है उसमें जो एक तवील अरसे तक जिन गुलकारों ने राज किया और अभी भी कर रहे हैं, उनमें एक नाम है और एक शख्सियत है जिनसे हम आपको आज मिलाने जा रहे हैं। गाना आपको याद होगा, पुरानी जीन्स और गिटार। आई थिंक एवरीबडी कैन रिलेट विद दैट सॉन्ग। तो खूबसूरत आवाज, खूबसूरत चेहरा, अली हैदर साहब इस वक्त। और इसी के साथ आप सबसे इजाजत, बस यादें रह जाती हैं। अल्लाह हाफिज।